गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार को कनेक्ट हो जाइए, थोड़ा लेट हो गया है बैच स्टार्ट करने में ड्यू टू सर्टेन इश्यूज। Actually, we had a meeting which was extended for 20 minutes around, so that is why this is the late session. Basically we are late by 22 minutes around. Yes, let me first be connected to all. Yes, hello, Pooja Saini is there, Supriya Verma is there, Sipra Srivastava is there, Avinash, Priya Bharti, everybody. ठीक है, तो बेसिकली देखो थोड़ा सा पहली बात तो ये कि आप सब लोगों से माफी माफी किस लिए? माफी इसलिए कि 7 बजे का सेशन होना था और हो गया कितना, 7:22। रीजन उसके पीछे क्या है? तो रीजन मैंने बताया आपको कि देयर वाज अ मीटिंग विच वाज अबाउट टू कंक्लूड एट like 6:30 around, but it went on and इसमें जो है 20-25 मिनट ऊपर लग गया, तो 7:15 पे आई गॉट फ्री। नमस्ते राहुल, शीतल नमस्ते आपको भी, पूजा कुमारी जी गुड इवनिंग, अविनाश कुमार गुड इवनिंग। तो आज देखो क्या करते हैं बच्चों, आज थोड़ा सा ना हमने चेंज किया है स्ट्रेटजी आज की। इस हफ्ते में मैं आपकी टोटल 3 क्लासेस लूंगा ऑनलाइन में। ये मैं बात कर रहा हूँ जो वेबसाइट पे बच्चे देख रहे हैं क्लास, पेड बैच के अंदर, ऑनलाइन बैच के अंदर। तो आज इस हफ्ते में सीडीपी की 2 क्लासेस लूंगा, जिसमें आज वाली क्लास जो होगी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होगी। अब तक जो हमने पढ़ा हुआ है डेवलपमेंट, ग्रोथ, लर्निंग, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उनके क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। और इसके बाद एक क्लास आपकी जो हिंदी की होती है मेरी हफ्ते में, और एक क्लास आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की जो कंटेंट हम पढ़ेंगे आगे का, जहां पढ़ रहे हैं उसके आगे। ठीक, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि भाई हम लोग जो है इस हफ्ते 3 क्लासेस करेंगे। एक क्लास तो आज वाली और 2 क्लासेस और करेंगे, जिसमें कि हम अपना सीडीपी का एक क्लास और एक क्लास आपकी हिंदी भाषा का जो मैं लेता हूँ रेगुलर बैच में, पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो इवनिंग का बैच है 7 to 9 का ऑनलाइन वाला, उसमें रहेगी। राइट, तो आज वाली क्लास को थोड़ा लेट भी हो गया है, मैंने बताया आपको कारण। और दूसरा यह है कि आज की प्लानिंग थोड़ी अलग थी। इसमें मुझे अब तक के जितने क्वेश्चंस हैं, अराउंड 15-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में सीटेट के, उन पे जो है बात करनी है। ठीक है, मौसम, आज हम लोग नया टॉपिक नहीं करेंगे बेटा। आज हम लोग जितने क्वेश्चन पहले पढ़े हुए हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो मैं इसी हफ्ते में लूंगा आपकी सीडीपी वाली, उसमें हम लोग न्यू टॉपिक से शुरू करेंगे। तब तक आपके पास टाइम भी है कि आप पिछले जो क्लासेस हुई हैं आपकी, वो सारी आपकी वेबसाइट पे अपलोडेड है प्रोफाइल पे, उनको आप पास्ट क्लासेस को देख जाओ जल्दी से, ताकि अगला टॉपिक जब आप रेगुलर बैच में पढ़ो तो आपको वो कनेक्ट हो, आपको अच्छे से समझ आएगा, है ना, तभी उसका फायदा होगा। अच्छा, इधर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्लास आज जो है यूट्यूब पे भी बच्चे कुछ देख रहे हैं क्वेश्चंस की। जो पिछले बैच के बच्चे थे उनका डिमांड था कि भी क्वेश्चन हमें भी करने हैं, तो इधर भी थोड़ा मुखातिब हो जाता हूँ। तो बिल्कुल नीतू जी, प्रीति शर्मा है और शैलेंद्र राणा है। हेलो टू ऑल। चलो तो शुरू करते हैं जल्दी से, है ना। तो समझ आ गया होगा आपको जो मैंने बताया आपको कि आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। अराउंड 15 क्वेश्चंस के आसपास लेंगे हम लोग, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में बार बार क्या होते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं सीडीपी के ऊपर। क्लियर हुआ? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ऊपर, बाल विकास के ऊपर। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पे हम लोग बात करने वाले हैं और थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, ताकि अभी तक जितना पढ़ा आपने वो रिवाइज भी हो जाए, जो रेगुलर बच्चे हैं बैच के। और साथ में जो है जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मुझसे वो टॉपिक्स, उनको भी क्लियर हो जाएगा टॉपिक जब हम उसको डिस्कस करेंगे। यस दयाल राणा जी, गुड इवनिंग। बात समझ आ गई सबको? शुरू करें हम लोग? कोई बात नहीं मौसम, तो आज आपको टाइम भी मिल जाएगा। सब सब्जेक्ट का देख लिया आपने, तो आप जो है सीडीपी का देख लीजिए, अगली क्लास के पहले आपका शेड्यूल अपडेट हो जाएगा वेबसाइट पे। तो मैंने बताया आपको कि इस हफ्ते में 2 क्लास करेंगे। राम सुगारत जी, तैयार हैं आप लोग क्वेश्चंस के लिए? जल्दी से मुझे बताओ, अगर क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं तो हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस लेके आते हैं। क्वेश्चन आ भी चुका है आपकी स्क्रीन पे शायद, तो अगर आप सब लोग तैयार हैं तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करें। यस लिख के बता दो जल्दी से, जितने भी लोग हो। एक बार यस नो जो भी करना है आपको, यस सर बता दो, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपकी साइड में आ जाएगा ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, मेरे सामने भी आ चुका है। स्टार्ट करते हैं, चलो।
तैयार हो सब लोग? देखो आपको करना क्या है, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आप भी पढ़ोगे और आप पहले आंसर्स बताते चलोगे और मैं उसके आंसर्स यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर के साथ लिखते चलूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, जो भी क्वेश्चन आता जाएगा उसकी नंबरिंग हो सकती है थोड़ी रैंडम होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस होंगे ये, कुछ पेपर 1 के होंगे, कुछ पेपर 2 के होंगे और मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, तो नंबरिंग थोड़ी अलग अलग होगी, बट मैं नंबरिंग लिखते चलूंगा। ठीक है, यस आ गया सबकी तरफ से, लेट्स स्टडी मोहन सिंह सब लोग। और थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, है ना। पिछली बार एक दो बच्चों का था कि भाई आपकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो थोड़ी सी स्पीड क्या करना है, कम रखनी है, ताकि आपको मौका मिले और आप लोग अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करो। तो सब लोग को पार्टिसिपेट करना है। यस सर आ गया, चलो पूर्णिमा की तरफ से भी, और इधर यशोधरा है, नवीन कुमार है, राहुल है, सब लोग हो, चलो बहुत बढ़िया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं ना। और इस क्लास, इस जो आज हम लोग क्वेश्चन वाली क्लास कर रहे हैं, इसको कंपनसेट करेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास इस हफ्ते लगाएंगे सीडीपी की, उससे, ताकि कंटेंट भी हमारा पीछे ना रहे और हम साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। आपको डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, देयर आर डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स आर गिवन, राइट। और उसको आपको क्या करना, मैच द फॉलोइंग वाली बात है। पहला जो प्रिंसिपल है देखो, वो है सेफेलोकॉडल। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिखा दिया जाए एक बार, अगर हिंदी में ही होगा ये शायद अभी, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। सेफेलोकॉडल बड़ा क्वेश्चन था, तो हमने एक ही लिया हुआ है, ताकि मेरी भी शक्ल दिखती रहे आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो दिया हुआ है वो क्या दिया, समीप दुराभिमुख दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है आपको सिर पदाभिमुख, यानी पहला जो है, पहला जो दिया हुआ है देखो उसको आप समझो, वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल। खासकर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं बता देता हूं, जो पहला हिंदी में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल, और दूसरा जो लिखा हुआ है वो है सेफेलोकॉडल। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो दो प्रिंसिपल्स आप पढ़ते हो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट का, वही यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो पहला जो है समीप दूराभिमुख, मतलब कि नजदीक से दूर की तरफ जो विकास होता है उसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो पॉइंट है वो है सिर पदाभिमुख, यानी कि सिर से पांव की ओर, जिसको हम क्या कहते हैं, सेफेलोकॉडल कहते हैं। और इसके बाद तीसरा दिया हुआ अंतर वैयक्तिक। अंतर वैयक्तिक का मतलब क्या है देख लीजिए, अंतर वैयक्तिक जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल दिया हुआ है ये, ठीक है। और जो एक तरीके से चौथा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आप समझिए, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंट्रा इंडिविजुअल भी कह सकते हैं इसको, इंटर इंडिविजुअल भी कह सकते हैं। तो इंट्रापर्सनल या इंट्रा इंडिविजुअल और इंटरपर्सनल ये दिया हुआ है। तो अंतर्व्यक्तिक का मतलब होता है कि भाई व्यक्ति टू व्यक्ति, यानी पर्सन टू पर्सन, इसका मतलब क्या होता है, पर्सन टू पर्सन। और इसका मतलब क्या होता है, इंट्रापर्सनल का मतलब कि विद इन सेल्फ, अपने अंदर ही, विद इन सेल्फ, अपने अंदर ही। अब समझ सकते हो आप लोग। तो चारों पॉइंट समझ आ गया आपको। पहला है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब क्या होता है, सेंटर से जब हम एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं, सेंटर से कहां जाते हैं, एक्सट्रीम की तरफ, यानी हमारी विकास की प्रक्रिया क्या होती है, केंद्र से बाहर की तरफ होती है। इसको हम इनवर्ड टू आउटवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम केंद्र से बाहर की ओर भी कहते हैं, ठीक। तो गुड इवनिंग भारती, गुड इवनिंग पूजा, पूजा कुमारी एंड पूजा रामचंदानी, दोनों लोग अलग अलग हैं आप लोग। चलिए, तो आप लोग इसका आंसर बताइए सब लोग, चलो जल्दी से। सबके आंसर आ रहे हैं, 4 आ रहा है किसी का, ठीक है, 2 का 2। अच्छा, आप मैच करके बता सकते हो सीधे सीधे, आप अलग अलग देखना चाहो तो अलग अलग भी देख सकते हो। देखो अब जो आपका पहला है, यानी कि जो आपका जो आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल है, समीप दुराभिमुख है, उसके सामने क्या आना चाहिए, देखो उसके सामने आना चाहिए आपका शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, जो मैंने आपको यहां लिखा हुआ देखो, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। तो ये पहले के सामने शरीर से केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर की ओर किस में आएगा, चौथे में आएगा, चौथे में आएगा, ठीक। दूसरा है आपका सेफेलोकॉडल, यानी कि सिर से पैर का क्रम, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, सिर से पैर, यानी हेड टू टो, ठीक है, हेड टू टो या हेड टू लेग कह सकते हैं हम लोग, टॉप टू बॉटम कह सकते हैं। तो इसके सामने सीधे सीधे दूसरा ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा जो अंतर्वैयक्तिक है, इंटरपर्सनल का मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें देखिए कौन सा है, किसी अकेले बच्चे के विकास में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है, और सरल से जटिल की ओर वृद्धि होती है, एक ये कह रहा है ऑप्शन। और एक ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न बच्चे विभिन्न दर से बढ़ते हैं, भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, बिल्कुल। जो इंटरपर्सनल है, इसका मतलब क्या हो गया, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन की बात कर रहा है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या होता है, भिन्न होता है, दोनों की गति अलग अलग होती है। और अब देखो सीधा सीधा आपको मिल जाएगा, एलिमिनेशन मेथड भी करोगे अगर, कि भाई 1 का हो गया 4, 2 का हो गया 2, 3 का हो गया 1, किस में मिल रहा है ये, 1 का 4 आपको मिल रहा है, 2 का 2 मिल रहा है, 3 का 1 मिल रहा है, किसमें, बी ऑप्शन में, ठीक है, बी ऑप्शन में आपको ये मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी का 3 दिया हुआ है, डी यानी जो इंट्रापर्सनल है, जो मैंने कहा कि
अपने अंदर वाली बात, तो ये 3 दिया हुआ कि अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र में क्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है। मतलब कि अगर उसका मेंटल डेवलपमेंट एक लेवल का है, मेंटल डेवलपमेंट की स्पीड ज्यादा है, हो सकता है सोशल डेवलपमेंट की कम हो, उसका इमोशनल डेवलपमेंट ज्यादा है, हो सकता है कि उसका जो एक तरीके से मॉरल डेवलपमेंट है वो कम हो। तो वो एक व्यक्ति के अंदर जो विकास की प्रक्रिया है वो भी अलग अलग होती है। तो विकास के सिद्धांतों पे प्रश्न था ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा इस तरीके से। अब आंसर क्या बनेगा आपका, देखो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा बी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा, देखो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ये हो गया आपका ऑप्शन। समझ आ गया सबको या कोई डाउट है किसी को इसमें? फिर से समझा देता हूं मैं आपको, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। ठीक, तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको समझ आएगा। प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। तो पहले वाले का समीप दूराभिमुख का मतलब क्या हो गया, केंद्र से बाहर की ओर विकास की प्रक्रिया का चलना, यानी कि जो दिया हुआ है चौथे ऑप्शन में। दूसरा हो गया सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल का मतलब हो गया सिर से पांव की ओर, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। तीसरा हो गया इंटरपर्सनल, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है। हर बच्चे का विकास दूसरे बच्चे के विकास से अलग होता है, ये क्या हो जाएगा आपका पहले ऑप्शन में। और इंट्रापर्सनल का मतलब एक व्यक्ति के अंदर ही जो अलग अलग विकास की प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग जो उसके एक तरीके से क्षेत्र हैं विकास के, वो एक दूसरे की से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग गति में विकसित होते हैं। तो हो जाएगा किसमें, आपके तीसरे विकल्प के साथ। तो इस तरीके से जब मैच द फॉलोइंग करोगे आप, तो जो दूसरा ऑप्शन था उसी में आपका ये सही सही मैच हो रहा था। पहले का 4, दूसरे का 2, तीसरे का 1 और चौथे का 3। आई बात समझ में सबको? अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस पे काम करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे कितने लोग हैं भाई इधर लाइव? 50। ठीक है, तो आप लोग भी रिस्पॉन्स करो। इधर सबके सही हुए, बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्स किया इधर यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? इधर वाले बच्चे सब रिस्पॉन्स किए जा रहे हैं। 5वें का भी आंसर आ गया, पूजा कुमारी का, और बाकी सारे बच्चों का लगभग लगभग ठीक आंसर था। ठीक है, डाउट पूछ लेना, जहां समझ नहीं आएगा आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, बड़े प्यार से करेंगे, और जब तक नहीं हो जाएगा सारा क्वेश्चन तब तक करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन समझ में आना जरूरी होगा, जहां समझ नहीं आएगा पूछ लेना, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ तुक्के का नहीं करा रहा, सिर्फ और सिर्फ गेस वर्क नहीं करा रहा, मैं आपको करा इसलिए रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको फायदा हो जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी समझ आ जाए ये वाले कॉन्सेप्ट, ताकि दोबारा इस पे क्वेश्चन आए तो आप लोग की गलती ना होने पाए। ठीक, तो भैया कंपटीशन कर लो, यूट्यूब वाले और जो पेड बैच वाले हैं। बड़ा कहते हो ना कि पेड बैच पढ़ाते हैं लोग, तो आज फ्री पढ़ा रहे दोनों लोगों को एक साथ, देखते हैं, है ना, दोनों लोग कंपटीशन करो, कोई बात। ठीक है जी, शुरू करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन। आप पढ़ चुके होंगे अभी तक, कामिनी, मोहन, सब लोग। इधर बच्चे हमारे अविनाश कुमार जी पढ़ चुके, आंसर भी आ गया बेटा। चलो 5 का 3 आंसर आ रहा है, पूजा कुमारी का, अविनाश का, और बच्चे होंगे। चलो पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, है ना, मैंने पढ़ा नहीं अभी। 5वां क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशन इज करेक्ट। पूछता है कि भाई कॉग्निशन और इमोशन के बारे में कौन सा कथन क्या है, सही है। तो कॉग्निशन यानी कि होगी आपका मेंटल डेवलपमेंट वाली बात, जहां से कि हम सोच थिंकिंग करते हैं, जहां से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, जहां से हम कहीं ना कहीं अपनी मेंटल ऑपरेशंस को करते हैं, वो हो गया कॉग्निशन। और दूसरा क्या हो गया, इमोशन। इमोशन का मतलब हो गया भाव, ठीक है, संवेग हो गया, जो हम फील करते हैं किसी चीज के बारे में। अब इनके बीच का सही एक तरीके से स्टेटमेंट कौन सा होगा इनके बारे में, देखो पहला है कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशन बट इमोशन डू नॉट अफेक्ट कॉग्निशन। ऐसे कैसे होगा? दूसरा है कि भाई इमोशन अफेक्ट्स कॉग्निशन बट कॉग्निशन डज नॉट अफेक्ट इमोशन। तीसरा है कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरवीन्ड एंड अफेक्ट ईच अदर। और चौथा क्या है, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब पहला ये कह रहा है कि भाई जो कॉग्निशन है, पहला क्या कह रहा है, देखो समझो इस बात को पहले, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्या कह रहा है कि जो संज्ञान है आपका, कॉग्निशन है, ठीक है, ये क्या करता है, नो इफेक्ट, डज नॉट इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कॉग्निशन ऑन व्हाट, ऑन इमोशन। पहला यही कह रहा है मेरे ख्याल से कि आपके संवेग के ऊपर क्या है, संवेग के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, किसका, सॉरी, कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशन बट इमोशन डू नॉट अफेक्ट कॉग्निशन। यानी कि ये जो है अफेक्ट करता है, कॉग्निशन जो है वो अफेक्ट करता है किसको, इमोशन को, लेकिन इमोशन कुछ भी अफेक्ट नहीं करता किसको, कॉग्निशन को। ये पहला कह रहा है। दूसरा इसी का उल्टा कह रहा है कि भाई जो है इमोशन करता है लेकिन कॉग्निशन नहीं करता है। तीसरा कह रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को इंटरवीन करते हैं और दोनों का ही
एक दूसरे पे जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और चौथा कह रहा है कि दोनों जो है अलग अलग हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा? देखो जो तीसरा वाला है वो क्या कह रहा है कि कॉग्निशन जो है, जो कॉग्निशन है और जो इमोशन है, ये क्या है? दोनों ही देखो आपको समझ आना चाहिए, दोनों ही क्या है? हमारे मेंटल एक्सपीरियंसेस के पार्ट्स हैं। ठीक है, आइडियाज हो गई, हमारी मेंटल कॉन्शियसनेस हो गई, हमारे सेंसेशंस हो गए, हमारे इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गई, ये सब क्या है? ये सब एकदम से एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई हैं। और विकास के जितने भी पक्ष हैं, देखो सिर्फ यही क्यों, इसके साथ साथ अगर हम बात करें सोशल की, इसके साथ साथ अगर हम बात करें मॉरल की, इसके साथ साथ अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो ये जितने भी विकास के देखो पक्ष हैं, आयाम है, भाषा हो गई, सामाजिक कौशल हो गए, नैतिक विकास हो गया, चाहे भावात्मक विकास हो गया, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो गया, ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। इसमें कोई दिक्कत है समझने में किसी को? ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। यस देवराम जी, मैंने क्या कहा? देखो कि संज्ञान हो चाहे संवेग हो, संज्ञान संवेग को प्रभावित करेगा और संवेग हमारे संज्ञान को भी प्रभावित करेगा। और सिर्फ संज्ञान और संवेग की बात नहीं है, बात दरअसल यह है कि विकास के जितने भी पक्ष हैं, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे हम कहें भावात्मक विकास हो, चाहे हम कहें नैतिक विकास हो, चाहे भाषा का विकास हो, ये सब अंतर संबंधित होते हैं। तो इसमें जो समझने वाली बात है, देखिए जो कॉन्सेप्ट है इसका, वो क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का अगर हम बात करें, या कौन सा प्रिंसिपल है अगर हम डेवलपमेंट के प्रकारों की बात करें, डायमेंशंस की बात करें, तो एकदम सिंपल सी एक बात आप समझिएगा सब लोग, फिर से मैं बताता हूं। एक बात क्या समझना है आपको कि जैसे मान लीजिए कि भाई ये डेवलपमेंट का आपका हो गया चक्र, ये क्या हो गया? डेवलपमेंट का चक्र, ये हो गया गोला। कौन सा गोला? डेवलपमेंट का गोला, विकास का गोला हो गया। ठीक है, क्योंकि विकास गोल ही है, घूम फिर के एक ही जगह आ जाता है, इलेक्शन जितने मर्जी हो जाए। ठीक, तो अब इसमें जैसे मान लीजिए फिजिकल है, आपको पता है, शारीरिक विकास जिसको आप कहते हो, ग्रोथ भी कह सकते हो इसको, मैच्योरेशन से होता है। उसके अलावा देखिए कॉग्निटिव हो गया, मेंटल एंड कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक विकास हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखो क्या कह सकते हैं, सोशल हो गया। जल्दी से बताओ और कौन कौन से डेवलपमेंट के डायमेंशंस होते हैं बेटा, फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अभी नहीं आएंगे। सामाजिक हो गया। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए हम बात करें यहाँ पे भावात्मक हो गया, यानी कि इमोशनल हो गया, संवेगात्मक भी कह सकते हो आप इसको, और भावात्मक भी कह सकते हो। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए हम बात करें तो मॉरल हो गया, मॉरल डेवलपमेंट हो गया, यानी कि नैतिक विकास हो गया। क्लियर हुआ? नैतिक हो गया। इसी में जैसे मान लीजिए हम बात करें तो भाषागत विकास हो गया, भाषाई विकास कह सकते हैं आप इसको, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं मोटर डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि एक तरीके से गतिक विकास। ठीक, और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि मानसिक विकास। तो अब ये जितने भी देखो पक्ष हैं अलग अलग, आपको कंसेप्ट क्या समझना है? कंसेप्ट ये समझना है, यस बेटा, मॉरल डेवलपमेंट भी सपना, कीर्ति आप भी सही बता रहे हो, इमोशनल, मॉरल, सोशल है ना सारे, बिल्कुल ठीक। नैतिक विकास संजीव, तो पूजा रामचंदानी आप भी सही बता रहे हो, मॉरल। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑल एस्पेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड, यही लाइन समझ लो खाली, एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा, कभी भी किसी भी तरीके से आ जाए। इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू व्हाट? ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये जितने भी पक्ष हैं, यानी कि सभी पक्ष क्या हैं? सभी पक्ष अंतर संबंधित हैं। सभी पक्ष क्या है बेटा? अंतर संबंधित हैं। और क्या है? अंतर निर्भर है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं। और क्या है? एक दूसरे के परिपूरक हैं। एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं या परिपूरक हैं। सभी पक्ष अंतर संबंधित है, अंतर निर्भर है, परिपूरक हैं, और एक दूसरे को ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, यानी कि प्रभाव डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, प्रभाव डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये छिप जा रहा होगा क्वेश्चन के नीचे आपके, अभी दिख जाएगा। तो समझ आ गया ये आपको? हाँ, ये क्वेश्चन अब हटा लेते हैं, आंसर पता चल गया। इसका 5 का 3 आंसर होगा। 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तीसरा विकल्प, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देवराम जी समझ आया आपको? हिंदी में मैंने समझाया, समझ आया तो बता दीजिए। अविनाश अभी हटा देते हैं बेटा, दिख जाएगा। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? ये ध्यान रखना, इसके बाद ना जितने भी एस्पेक्ट होंगे इस तरीके के, जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर गलत होगा
तो शिवम सर का नाम लेके 2-4 मंत्र फूंक देना शिवम सर के बारे में कि भैया तुमने नहीं पढ़ाया ठीक से, ठीक। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, तो मंत्र फूकोगे, लेकिन किस लिए फूकोगे कि थैंक यू शिवम सर, ठीक बताया था, एक ही लाइन में हमारा काम चल गया और इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे सही होने लग जाएंगे। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन को ले आए आपके सामने। पारुल क्या पूछा बेटा आपने? आई आंसर्ड मेनी टाइम्स बट यू डिडंट टेक माय नेम। अच्छा चलो, पारुल 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 पारुल, अभी 2 ही क्वेश्चन हुआ, लेकिन मैंने नाम 6 बारी ले लिया, एडवांस में 4 बारी का ले लिया, अब परेशान मत होना, ठीक। बाकी आंसर सही होगा तो मैं जनरली नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन गलत होगा तो जरूर लूंगा ताकि वो करेक्ट कर सको आप, है ना। चलो, गुड इवनिंग निवेदिता। अब अगले क्वेश्चन को लाया जाए भाई कंप्यूटर स्क्रीन पे। समझ आ रहा है सबको? चलो, बहुत बढ़िया बात है, ये समझाना पर्पज है, और इसकी ना इमेजेस की ना आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो बाद में आप इसको दोबारा भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक। तो हम कोशिश आज यही करेंगे कि क्वेश्चन चाहे भले हम कम करें, टॉप 25 टॉप 30 करके, और उसमें कहते हैं ना कि भाई एक बूंद पानी पिला के भागेंगे नहीं, पूरा पानी पिलाएंगे जब तक कि प्यास नहीं बुझेगी आपकी, यानी कि पूरा क्वेश्चन समझाएंगे जब तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई इसका सी होगा, इसका डी होगा, इसका एक होगा, इससे क्या फायदा है, ये तो किताब में भी लिखा होता है यार। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। 15 क्वेश्चन करो बट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ताकि उस पर दोबारा कोई भी प्रश्न आए तो आपका गलत ना होने पाए। मेरा उद्देश्य यही है बस, जिसको समझ आता है वो रहता है साथ। शांता त्रिपाठी जी, दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय यू सर टू डिस्कस क्वेश्चंस। यस शांता, हम लोग ऐसे ही करेंगे बेटा, 2-3 हफ्ते में एक इस तरीके से लाइव सेशन आपके सामने क्वेश्चंस के आते रहेंगे। बाकी यूट्यूब पे तो आता ही रहता है बीच बीच में, तो आप सारे लोग वहां पे भी देखते रहा करो, यूट्यूब पे भी, और पेड में तो आप यहाँ देख ही रहे हो 7 to 9 में, बट साथ में यूट्यूब पे रेगुलर आते ही रहते हैं। प्रीवियस ईयर सारे हम डाल रहे हैं यूट्यूब पे, और अभी तक कम ही डाल पाए, लेकिन प्रीवियस ईयर में आप समझ के चलो कि आपके परीक्षा के पहले 2012 से लेके 2018 तक जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, मैथ साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, सिर्फ सीडीपी नहीं, सीडीपी भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, ईवीएस भी, और उसके अतिरिक्त जो सोशल साइंस है, जो मैथ है आपका पेपर 2 का, और जो साइंस है पेपर 2 का वो भी, और संस्कृत भाषा भी। तो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, तीनों भाषाएं, प्लस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, प्लस इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन, प्लस गणित यानी कि जो पेपर 1 की गणित है और उसके पेडागोजी है वो, और पेपर 2 में जो गणित विज्ञान है अलग से वो, और साथ में जो सामाजिक अध्ययन है वो। ये जितने भी सेक्शंस हैं 2012 से लेके 2018 तक के सभी पेपर्स डिस्कस करके प्रॉपरली प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे, और तरीका यही डिस्कशन का होगा जिसमें कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ये हमारी एक अपने आप से प्रॉमिस है हमारा कि हम ऐसा करेंगे इस बार, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, ठीक। चलो, एकदम क्लियर आ रही पिक्चर की क्वालिटी? विकास, एक बार आप री-डाउनलोड कर लो या उसको इंक्रीज कर लो, आप अपना बढ़ा लो उसका, जो क्या बोलते हैं उसको, रेजोल्यूशन वगैरह। चलो, अगला क्वेश्चन देख लिया सबने, 16 नंबर है ये, तो ध्यान रखना 2 क्वेश्चन हमने किए हैं अभी, बाद में मैं आप सबसे स्कोर भी पूछूंगा कि भाई कितने आपके अपने से सही हो रहे थे, तो बताना मुझे थोड़ा सा, ठीक है सब लोग। चलो, पूर्णिमा पांडे जी 16 का 3 है आपने बता दिया, पुष्पराज ने भी 3 बता दिया, कीर्ति ने 1 बता दिया, विकास ने 3 बता दिया, शीतल ने 3 बता दिया, पूजा ने 3 बता दिया, मौसम ने 3 बता दिया, भारती ने भी 3 बता दिया 16 का, और पूजा कुमारी ने भी सी बता दिया 16 का। बहुत बढ़िया है। अविनाश चारों सही है बता रहे हैं, तो कोई ना कोई आंसर तो होगा। सी यानी चारों सही है। अच्छा, ये भी आप भी सी ही बता रहे हो। पुष्पराज भी 3 बता रहे हैं। बाकी लोग की क्या स्थिति है भाई? इधर यूट्यूब वाले क्या हो गया, एनर्जी कम होगी क्या भाई? पार्टिसिपेट करो। कामिनी तिवारी जी 16 का 3 आप बता रहे हैं। विजेंद्र जी आप भी बता रहे हैं 16 का 3। इधर बेटा पूजा कुमारी का आंसर आ गया, शांता त्रिपाठी का आ गया, पुष्पराज का आ गया, खुशबू शर्मा का भी आ गया, गौतम पूजा गौतम का आ गया। हेलो सर, पूजा गौतम जी आंसर दो। हेलो, टीना शर्मा जी का आ गया। ए बी सी एन डी चारों सही है कह रही हैं। राजकुमार कह रहे हैं तीनों सही, 3 ऑप्शन है यानी चारों सही है, ठीक बात है। संजीव कुमार 1 कैसे आएगा बेटा? 1 का मतलब हो गया ए और सी, यानी आप मान रहे हो कि बी और डी गलत हैं, ऐसा ही कह रहे हो आप, ठीक। देखते हैं अभी क्वेश्चन को, सब लोग आंसर करो पहले, करें डिस्कस अब इस क्वेश्चन को। चलो करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? राघवेंद्र जी 3 ऑप्शन है आपका, बिल्कुल ठीक है। लेट्स स्टडी 16 का 4 चारों सही है बोल रहे हो बेटा आप, या लेट्स स्टडी क्या बोल रहे हो आप? चारों सही है या चौथा ऑप्शन सही है, क्या बताना चाह रहे हो? क्लियर करो। प्रियंका कुमारी सी सही है बेटा। पवर प्रेम सिंह जी 3 बता रहे हो आप इधर वेबसाइट पे। विवेक कुमार सिंह जी भी 3 बता रहे हो। रवि कुमार जी भी 3 बता रहे हो। अच्छा, बहुत बढ़िया है। पूजा रामचंदानी 16 का 3।
चलो अब हम डिस्कस करते हैं ना, क्या लिखा हुआ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, यानी कि कौन से कारक हैं जो कि हमारे लर्निंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। लर्निंग का मतलब क्या होता है, अधिगम, जहां पे ज्यादा गम हो, जहां पे ज्यादा दुख हो, उसको क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ऐसा नहीं है, अधिगम कहते हैं किसको, सीखने को। ये नहीं कि कुछ भी बोलूंगा मान लोगे, ठीक। अधिगम तब तक है, अधिक गम तब तक है जब तक अधिगम नहीं है। अगर अधिगम हो गया तो कम गम हो जाएंगे, बात समझ आई। अगर अधिगम हो गया तो गम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी अधिगम के माध्यम से कम गम की तरफ जाने का रास्ता है सीजीएस और शिवम सर, ठीक। यानी कि लर्निंग करके आप अपने तकलीफों को कम कर सकते हो। तो अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग यानी कि सीखना। अगर हम सीख लेते हैं तो हमारे जो गम है, जो तकलीफें हैं, जो दुख है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गई मजाक की बात, और ये मजाक की बात भी नहीं है, कायदे से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट यही है लर्निंग का। लर्निंग की ही इसीलिए जाती है ताकि हम अपनी जीवन की कठिनाइयों को क्या कर सकें, दूर कर सकें, जीवन की विपत्तियों को कम कर सकें, चैलेंजेस को फेस कर सकें। क्लियर। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट करेंगे, नीरज कुमार का आंसर आ रहा है अभी भी, अभी ज्वाइन किया है। पूजा गौतम आपने तो क्वेश्चन देख के बताओ। प्रभा चंद्रा का भी आ गया, ममता यादव का आ गया, अविनाश, प्रवर, प्रेम सिंह, नीरज कुमार, सबका आ गया, संजीव कुमार, ठीक। चलो, ये एक पेपर का नहीं है बेटा, आप सिर्फ टॉपिक वाइज है ये, तो ये आपका और बहुत सारे पेपर्स इसमें इंक्लूडेड है संजीव, एक ही पेपर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, पहला मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, यानी कि जो सीख रहा है बच्चा, उस लर्नर का मोटिवेशन करेगा या नहीं करेगा। देखो, अगर लर्नर मोटिवेटेड नहीं होगा, लर्नर अगर मोटिवेटेड नहीं होगा, अगर लर्नर यानी कि विद्यार्थी जो है अगर अभिप्रेरित नहीं होगा तो वो सीख नहीं पाएगा, तो अभिप्रेरण तो करेगा ही करेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है मैच्योरेशन ऑफ द लर्नर। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई मैच्योरिटी के ऊपर लर्निंग क्या होती है, डिपेंड होती है। जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, इस परिपक्वता के ऊपर लर्निंग क्या होती है, डिपेंड। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर जब तक बच्चे को हाथ से पेन पकड़ना नहीं आएगा, जब तक उसकी हाथ में इतनी जान नहीं आ जाएगी, उंगलियों में इतनी ताकत नहीं आ जाएगी कि वो स्क्रैम्बल कर सके चीजों को प्रॉपरली, तब तक क्या वो लिखना सीख सकता है, क्या नहीं सीख सकता है ना। आप खुद बताओ, जब तक बच्चे को जो है ये समझ ना आ जाए कि भाई वो क्या बोलते हैं कि आपका, जब तक बच्चे को ये ना समझ आ जाए कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सके, तब तक क्या हम उसको एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सिखा सकते हैं क्या, नहीं। तो इसका मतलब मैच्योरेशन भी नीडेड होता है लर्निंग के लिए, और मोटिवेशन तो चाहिए ही। लॉ ऑफ रेडीनेस जो बताया थॉर्नडाइक ने, वो क्या है कि बच्चा जब तक खुद उत्सुक नहीं होगा सीखने के लिए, तब तक वो सीख नहीं पाएगा। तीसरा क्या है, टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी आप पढ़ाने का क्या तरीका लेकर चल रहे हो। तो निश्चित रूप से पढ़ाने का तरीका अगर बेहतर होगा शिखर गोयल, तो उससे क्या होगा, उससे जो है बच्चे को ज्यादा समझ आएगा। और चौथा क्या है, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर, कि बच्चा जो है किस तरीके से स्वस्थता उसकी क्या है, उसका स्वास्थ्य का क्या स्तर है। तो आप जानते हो कि हम कहते हैं कि भी स्वास्थ्य जो है वो शिक्षा की पूर्व शर्त है, यानी कि हेल्थ इज द प्री रिक्विसाइट ऑफ लर्निंग और एजुकेशन। तो ऑब्वियसली ये चारों सही हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प यानी कि ए बी सी एंड डी सारे सही हैं। चारों ही लर्निंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक बार कोई क्वेश्चन देखा जाए कि ये कंटेंट ना छिपे, तो थोड़ा सा ये आई थिंक सही हो जाए। नहीं, ये जैसे ये उसके ऊपर आ रहा है कैसे, ये तो इसके इधर आना चाहिए ना क्वेश्चन। तो इसको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए आप, कहां तक लेना है मुझे, यहां तक, ठीक है। उस वाले बोर्ड की तुलना में ये मतलब अलग जा रहा सेटिंग, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इधर, है ना। बाबुल आपका भी ठीक था, लेट स्टडी सबका सही था, चारों सही था, सही बात है, बिल्कुल ठीक है, सबका ठीक था इधर। मोहन का भी, देवराम का भी, कामिनी का भी। चलो, नवीन कुमार आपका भी ठीक था, निशा आपका भी ठीक था, ठीक है। राम शुगारा जी आपका भी सही था आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए तो फिर डिस्कस करें। अच्छा, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका होगा। पहला देख 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है मीनिंगफुल लर्निंग किसको कहेंगे, यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम हम किसको मानेंगे।
ठीक है, नवीन आपकी पहली क्लास है, कोई बात नहीं बेटा, अपना एक सेल्फ इवेल्युएशन करो। विवेक, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 17 नंबर पे सब लोग जल्दी से पढ़ लो। मीनिंगफुल लर्निंग इज, क्या पूछ रहा है कि मीनिंगफुल लर्निंग हम किसको कहेंगे? तो मीनिंगफुल लर्निंग किसको कहेंगे बताओ? अर्थपूर्ण अधिगम इसमें से किसको कहा जाएगा? पहला दिया हुआ ऑप्शन पैसिव रिसीविंग ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, यानी कि बच्चा जो है निष्क्रिय रूप से सूचनाएं जो दी जा रही हैं उसको ग्रहण करता जाएगा। दूसरा दे रहा है कि भाई एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, कि बच्चा क्या करेगा, अपने व्यक्तिगत अनुभव से जो ज्ञान है उसको सृजित करेगा सक्रियता के साथ, यानी कि नॉलेज स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो ज्ञान की संरचनाएं हैं, जो स्कीमा है, उसको वो क्रिएट करेगा अपने आप से एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, यानी कि निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करेगा। क्या उसको अर्थपूर्ण अधिगम कहेंगे? गुड इवनिंग पूजा पांडे आपको भी। और तीसरा है पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स, कि भाई स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में वो एसोसिएट करना सीख जाएगा, आपस में साहचर्य स्थापित करना सीख जाएगा उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में, तो उसको क्या हम सार्थक अधिगम कहेंगे? या चौथा दे रहा है कि इमिटेशन ऑफ एडल्ट्स एंड मोर एबल पियर्स, यानी कि अपने से बड़े लोगों को वो इमिटेट करेगा और एक तरीके से अनुकरण करेगा उनका, अपने से जो बड़े और सक्षम लोग हैं उनका, तो क्या उसको हम कहेंगे क्या सार्थक अधिगम? तो देखो बेसिकली समझना क्या है इसमें कि यहाँ पे जो मीनिंगफुल अधिगम की बात कर रहा है या सार्थक अधिगम की बात की जा रही है, मीनिंगफुल लर्निंग की, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रक्टिविज्म के ऊपर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर पूछा गया है क्वेश्चन। और कॉन्स्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, मैंने आपको पढ़ाया भी था, रचनावाद यानी जीन पियाजे और वाइगोस्की का जो विचार है। तो जीन पियाजे और वाइगोस्की का जो विचार है अगर आप देखोगे मुख्य रूप से, ठीक है, तो जीन पियाजे का जो विचार है या वाइगोस्की का भी जो विचार है, अगर हम उसको देखें तो वो लोग क्या मानते हैं, रचनावाद क्या मानता है, इसी पे एनसीएफ भी आपका बेस्ड है। अगर आप देखते हो तो एनसीएफ 2005 भी आपका किस पर बेस्ड है, ये इसी रचनावाद पर आधारित है। तो ये क्या मानता है कि जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, जो शिक्षार्थी है, वो क्या है, एक्टिव है, यानी कि सक्रिय है। अधिगम करता क्या है, सक्रिय भूमिका निभाता है, और वो खुद क्या करता है, नॉलेज क्रिएट करता है। क्लियर हुआ? नॉलेज का क्रिएशन कौन करता है? नॉलेज का क्रिएशन कौन करता है? अधिगम करता खुद करता है। नॉलेज क्रिएशन इज डन बाय सेल्फ, यानी खुद से ज्ञान का निर्माण किया जाता है अपने अनुभवों के आधार पर। और अनुभव कहां से आते हैं? वातावरण के साथ, जो वातावरण में ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वातावरण में हमारे एक तरीके से वस्तुएं हैं, चीजें हैं, एनवायरनमेंट पूरा का पूरा जो है, उसके साथ हम इंटरेक्शंस करते हैं, उसके साथ हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, अंतः क्रियाएं करते हैं, खोजबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, प्रयोग करते हैं तमाम प्रकार के, और उससे अनुभव प्राप्त करते हैं। उन अनुभवों को संगठित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और ऑर्गेनाइज करके हम ज्ञान के स्ट्रक्चर्स या ज्ञान की संरचनाएं विकसित करते हैं। क्लियर हुआ? उसी आधार पर ये पूछा गया। तो ध्यान क्या रखना है, सार्थक अधिगम यानी एनसीएफ 2005 में जिसको मीनिंगफुल माना गया, किस पर आधारित है वो? कॉन्स्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद पे। कौन से विचारक मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं? पियाजे और वाइगोस्की। ये दोनों लोग क्या मानते हैं, अभी छोटी सी बात खाली कर रहे हैं इसी क्वेश्चन के हिसाब से। अधिगम करता कैसा अधिगम करता है? सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है, पैसिव नहीं है, बल्कि क्या है, एक्टिव है। ये खुद क्या करता है, अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्शंस करता है, अपने एनवायरमेंट के साथ जो है इंटरैक्ट करता है, और इंटरैक्ट करने के बाद उससे एक तरीके से प्रयोग करता है, जांच पड़ताल करता है और अनुभव प्राप्त करता है। उन अनुभवों को संगठित करता है और उसके बाद ज्ञान की संरचनाओं का या स्कीमा का निर्माण करता है, सीखता है, नए वातावरण में अपने आप को ढालता है। तो उसी को हम यहाँ पे मीनिंगफुल मानेंगे। तो 17 का सही आंसर क्या होगा? आप सबने ठीक आंसर दिया है, 2 है ना, ममता यादव से लेके पवर प्रेम सिंह। आपका 17 का 3 दिया हुआ है, गलत है बेटा, करेक्ट करो। ठीक है, पेयरिंग स्टिमुलस और रिस्पांस जो है वो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के हिसाब से है। चौथा भी जो है वो भी व्यवहारवादी है। अब देखो इसमें जो तीसरा और चौथा विकल्प था ना, तीसरा और चौथा जो विकल्प है, ये जो ऑप्शंस हैं, ये आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये किस पर आधारित है? व्यवहारवादी विचारधारा पर, व्यवहारवाद पर आधारित है, बिहेवियरिस्टिक पर आधारित है, जिसमें कि कॉग्निशन को महत्व नहीं दिया जाता। तो इसलिए इसको हम सार्थक नहीं मान रहे हैं यहाँ पे, है ना। जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है ये किस पर आधारित है? व्यवहारवाद पर आधारित है। इसमें संज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता, साइकोलॉजी को महत्व नहीं दी जाती, मेंटल ऑपरेशंस को महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए हम इसको यहाँ पे कम महत्व दे रहे हैं। महत्व किसको ज्यादा दे रहे हैं? महत्व हम दे रहे हैं सेकेंड ऑप्शन को। तो 17 का जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। और पहला तो गलत है क्योंकि उसमें पैसिव माना गया है, और व्यवहारवाद भी कहीं ना कहीं लर्नर्स को किस रूप में देखता है? मोस्टली पैसिव में देखता है। स्किनर के यहाँ थोड़ा सा उसको एक्टिव रूप में स्वीकार किया जाता है। समझ आ गया सबको ये क्वेश्चन भी? माधुरी जी, रोली, पूजा सैनी, आपके आंसर सही आ रहे हैं। पूजा आपके लेट्स स्टडी सही आ रहा है।
कामिनी तिवारी 17 का 3 कैसे होगा? 3 देखो मैंने बता दिया ना, 3 और 4 जो है ना ये व्यवहारवाद पर आधारित है। और व्यवहारवाद क्या करता है? देखो फिर से, व्यवहारवाद जो है ना ये उपेक्षा करता है। किसकी उपेक्षा करता है? किसको इग्नोर करता है? ये इग्नोर करता है किसको? ये इग्नोर करता है इंटेलिजेंस को। किसको इग्नोर करता है? ये इंटेलिजेंस को, यानी बुद्धि को एक तरीके से हम कह सकते हैं, या संज्ञान को। संज्ञान की उपेक्षा करता है। जब संज्ञान की उपेक्षा करेगा, मस्तिष्क की उपेक्षा कर देगा, तो वो सार्थक कैसे रह जाएगा? वो तो सिर्फ इमिटेटिव हो जाएगा, रिपीटेटिव हो जाएगा, एक्सरसाइज ओरिएंटेड हो जाएगा, प्रैक्टिस ओरिएंटेड हो जाएगा। इसीलिए व्यवहारवाद की आलोचना की जाती है कि भाई उसमें हम केवल और केवल प्रैक्टिस के थ्रू जो डायरेक्ट लर्निंग है, जो प्रत्यक्ष अधिगम है, वही कर पा रहे हैं। जो कॉग्निटिव मैपिंग के थ्रू चीजें सीखनी है, जो इनडायरेक्ट लर्निंग है, जो एक तरीके से हमारी डिलेड मैचिंग वाली लर्निंग है ना, वो इसमें छूट जा रही है। और इसमें ज्ञान की उपेक्षा हो रही है, इसमें अनुभव की उपेक्षा हो रही है, इसमें हम कह सकते हैं संज्ञान की उपेक्षा हो रही है, इसमें बुद्धि की उपेक्षा हो रही है, बुद्धिलब्धता की उपेक्षा हो रही है। इसलिए इसको हम सार्थक नहीं मानेंगे। अगर दोनों में से एक चुनना होगा तो हम किसको चुनेंगे? कॉग्निटिव थ्योरीज को चुनेंगे। संज्ञानात्मक विचारधारा के हिसाब से जो अधिगम है उसको मानेंगे, और उसमें कॉन्स्ट्रक्टिविज्म सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। क्लियर हुआ सबको ये? क्योंकि इसी पर एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें बच्चा खुद ज्ञान का विकास कर रहा है। तो जिसमें बच्चा खुद ज्ञान का विकास कर रहा है वही तो सार्थक होगा, क्योंकि वही तो उसके जीवन में ज्यादा काम आएगा। या वो काम आएगा जो उसने किसी और को देख देख के रट्टा मार के सीख लिया। या बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस करा दिया जाए, तो बार बार प्रैक्टिस करा देने से सर्कस का शेर भी एक तरीके से सभ्य व्यवहार करने लगता है। लेकिन क्या वो उसका वास्तविक क्षमता है उसकी? क्या वो उसकी वास्तविक प्रकृति है? नहीं है। और क्या उसमें उसका दिमाग लगा हुआ है? क्या उसने सोच लिया है कि आज से मुझे हिंसक नहीं होना है, इसलिए ऐसा हुआ है? या उसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट दे दे के आपने करवाया है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट दे दे के करवाया है ना? तो उसको मीनिंगफुल बहुत ज्यादा नहीं मानेंगे। जैसे उसको जंगल दिखाई देगा, जैसे ही स्वतंत्र स्थिति दिखाई देगी, वो वापस अपने पुराने व्यवहार में आ जाएगा। नया व्यवहार वो तभी तक रखेगा जब तक उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। तो इसलिए उसको हम मीनिंगफुल अधिगम नहीं मानेंगे। क्लियर हुआ? मौसम पढ़ेंगे अभी। व्यवहारवाद सिद्धांत आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने कहा पीछे की क्लासेस एक बार को ना आप देखना जरूर। व्यवहारवाद में माना जाता है अधिगम कैसे होता है? व्यवहारवाद में माना जाता है कि अधिगम होता है अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, है ना। स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करते करते, ट्रायल एरर करते करते सही रिस्पॉन्स करना हमें आ जाता है, और हम किसी और को देखकर इमिटेट भी करते हैं। तो वहां पे भी हम अनुकरण करके सीख रहे हैं, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कम कर रहे हैं, अनुकरण ज्यादा कर रहे हैं, फॉलो अप ज्यादा कर रहे हैं। समझ आई बात सबको ये? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा आपका सेकेंड। अगला क्वेश्चन लाया जाए आपके सामने, समझ आ गया हो अगर तो। पूजा क्या लिख रहे हो आप? आई हैव अप्लाइड टू एनटीटी स्कूल दैट दे से योर रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू इज फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, व्हाट शुड आई प्रिपेयर? उसके लिए अलग से बात कर लेंगे बेटा। अब आप लोग व्हाट्सएप तो करते ही रहते हो, और सारे बच्चों को पता होगा जो जो करते होंगे कि उनको जवाब भी मिलता है, भले 1-2 दिन बाद मिलता है, बट जवाब तो मिलता ही है। यहाँ पे तो वाला गेम है नहीं कि भी बस कहो कुछ और करो कुछ और वाला, तो आप वहां पे पूछ लेना। अगला प्रश्न करें? चलो अगला क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बड़ा हो जाए भाई, हो गया बड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, करो जल्दी से इसको भी सॉल्व। यहां तक समझ आ गया? मैं रिवाइज कराते चल रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना इस पे। अगर सीख लोगे तो ये हमेशा काम आएगा। और चाहे एग्जाम आप सीटेट का दे रहे हो, चाहे यूपी टेट का, चाहे रीट का, चाहे एच टेट का, चाहे केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर टीचिंग पेडागोजी का, चाहे आप एग्जाम दे रहे हो DSSB के अंदर पीआरटी का, कहीं भी किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हो, यूपी सुपर टेट में बैठ रहे हो, किसी भी स्टेट की परीक्षा में टीचिंग रिलेटेड जॉब में बैठ रहे हो, जहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड एंट्रेंस में, जैसे यूजीसी नेट में, हर जगह आपको ये प्रश्न मिलेंगे और मदद करेंगे अगर आप इसको समझ कर चल रहे हो। देखो मैंने बार बार कहा कि हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ डिस्कस करने का, कि आप समझो, आप सिर्फ रट्टा मत मारो, आप आंसर मत देखो, आप ये देखो कि भाई क्यों पहला सही नहीं है, क्यों दूसरा सही है, क्यों तीसरा सही नहीं है, क्यों चौथा सही नहीं है, ताकि दोबारा तिबारा चौबारा जितनी बार भी क्वेश्चन आए, भाषा बदल बदल के भी आए, तो भी आपका गलत न होने पाए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिफ्रेश हो गया बेटा? 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। राजेश, ये सीडी का बिल्कुल बेसिक है, जहां पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि भाई लर्निंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है ना, डेवलपमेंट एंड लर्निंग का क्या रिलेशन है आपस में, उसी के अंदर हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो आप शुरू की अगर 2-3 क्लासेस देख लोगे ना, तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट एकदम से लगेंगे क्लियर। तो आप लोग जो नए बच्चे ज्वाइन किए हो कोर्स में, आप क्या करो कि एक बार को ना पीछे की सारी क्लासेस डेट वाइज लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 एक ऑर्डर में, आप उनको जरूर देख जाओ। इसको ट्राई करो सब लोग, यूट्यूब वालों आप भी करो, और cgscoaching.com वालों भी करो, दोनों कम्युनिटी करें इसको जल्दी से। देखते हैं पहले किसके आंसर्स आते हैं। विजेंद्र का आ गया 18 का 1, सचिन का आ गया 2। यस पूजा, आप भी ट्राई करो।
निवेदिता का एक आ गया, लेट स्टडी का एक आ गया राइट आंसर। इधर हमारी तरफ पूजा कुमारी 18 आ गया, 18 का एक आ गया। राम सुगारत जी कहते हैं क्या, एक आ गया। खुशबू शर्मा का एक आ गया। शीतल शर्मा एक आ गया। खुशबू चौरसिया आप नहीं देख रहे हो क्या क्लास आजकल, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे बेटा। अविनाश कुमार का एक आ गया। निवेदिता का एक आ गया। शोभा रानी एक आ गया। भारती आ गया एक। शांता त्रिपाठी 3 किसका है, ये पहले वाले क्वेश्चन का तो नहीं है। मौसम एक। टीना शर्मा व्हाट इज डायडेक्टिक मीन्स, अच्छा कहां पे है भाई, अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन ये। मतलब डिक्टेट करना, डिक्टेटिक मैनर होगा वो मेरे ख्याल से, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन अ डिक्टेटिक मैनर, वो स्पेलिंग में एरर हो गया है, डिक्टेटिक होगा ये, डिक्टेशन के थ्रू, मतलब कि हम उसको डिक्टेट कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप वाली तरीके से पढ़ा रहे हैं, दबावपूर्ण तरीके से पढ़ा रहे हैं, उपदेश देते हुए पढ़ा रहे हैं, प्रीच करने जैसा पढ़ा रहे हैं ना, ये है इसका मतलब। राजकुमार सबका एक आ रहा है, विकास आर्यन, कीर्ति पुरवाल, राजकुमार, राहुल, पारुल यादव, पुष्पराज, और कितने नाम है भाई, बहुत ज्यादा ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। अविनाश कुमार, संजीव कुमार, सपना चौहान, प्रभा चंद्रा, प्रोमीला, पूजा रामचंदानी, सबके एक आ गए इतने लोगों के, जिसका जिसका नाम लिया। विकास आर्यन, लो भैया ले लिया आपने, लिखा भी यही था सर, मेरा तो नाम नहीं है, नाम ही नहीं लेते आप। विकास आर्यन, विकास आर्यन, विकास आर्यन, आपका नाम तो इतना बढ़िया है ना, फिल्म वाला नाम है। कौन सी फिल्म आई थी भाई, कोई थी एक, है ना, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान वाली, उसमें राज आर्यन था, आप विकास आर्यन हो, कैसे आपका नाम न लिया जाए बताओ, पॉसिबल है ये? अभी तो पूरा इलेक्शन ही विकास के नाम पे होना है। आप परेशान हो रहे हो, सारे नेता आप ही का नाम लेने वाले हैं, हम देश का विकास करेंगे हैं। शिवानी त्यागी एक, पूजा कुमारी 18 का एक, नीरज कुमार एक, ममता यादव एक, टीना शर्मा ओके हैं, ओके कौन सा आंसर है इसमें, ऑप्शन ही नहीं है। यशोधरा मौर्य एक, श्वेता 4, रवि कुमार एक। चलो अच्छा इधर नाम ले लो भैया, नहीं इधर भी नाराज हो जाओगे आप लोग। ओम प्रकाश यादव का भी ठीक है, आंसर एक है। मोहन सिंह 2 कैसे आ गया, अभी देखता हूं मैं क्वेश्चन, अभी मैंने देखा नहीं, अभी आप ही के देख रहा हूँ। साधना साकिया ए, मोहन कुमार 3 दे रहे हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन, आप ध्यान रखना जब क्वेश्चन डिस्कस होगा। रोली विश्वकर्मा का 18 का 2 आ रहा है। रोली आप भी ध्यान रखना क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने एक आंसर दिया है ना, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना जिन लोगों ने एक के अलावा आंसर दिया है। हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को अभी, ठीक। ममता यादव एक, रवि कुमार एक, श्वेता 4। वेबसाइट वाले बच्चे जो है एकदम बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा पीछे रह रहे हो, इसमें देख लो, संख्या बढ़ा लो अपनी, 2 ही 4 जना कमेंट कर रहे हो। चलो 18 क्वेश्चन क्या कहता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, प्राथमिक कार्य नहीं है, अगर वो इफेक्टिव टीचिंग करना चाहता है, इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता है। तो पहला क्या है, रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। क्यों भैया ये आंसर कैसे हो जाएगा, ये प्राइमरी टास्क नहीं है, ये सबने एक आंसर दिया था। अब सब लोग थोड़ा सा ध्यान दो, जल्दी से कंसंट्रेट कर लो, आंसर देना करो बंद, अभी तो बड़ा समस्या वाली बात हो गई। एक लिखा हुआ है कि भाई विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। भाई अगर उनको हम हाई ऑर्डर थिंकिंग, जिसको HOT कहते हैं, क्या कहते हैं, HOT यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग। हाई ऑर्डर थिंकिंग का मतलब हो गया कि भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ज्यादा बेहतर, ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाके क्वेश्चंस का आंसर दो। तो क्या ये इफेक्टिव लर्निंग को बढ़ावा नहीं देगा क्या, मेरे ख्याल से तो देगा। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक। शिखर कंफ्यूज मत हो, अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला तो मुझे लगता है कि होना चाहिए भाई, प्राइमरी टास्क है वो, क्योंकि जब तक मैं आपके सामने चैलेंज पुट नहीं करूंगा एज अ टीचर, तब तक आप इफेक्टिवली कैसे लर्न करोगे। अगर मैं आपको 2 दूना 2 ही पढ़ाते, 2 दूना 4 ही पढ़ाते रहूंगा, तो आप स्क्वायर निकालना कैसे सीखोगे, आप क्यूब रूट निकालना कैसे सीखोगे, आप मैथ का एप्लीकेशन करना कैसे सीखोगे। तो चैलेंजेस तो पुट करने पड़ेंगे, हायर क्वेश्चन तो देने पड़ेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग तो डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर एंड इंप्रूव देयर ओन लर्निंग बाय एफर्ट, बहुत बढ़िया है, दूसरा भी जरूरी है, क्योंकि देखो दूसरा क्या है, पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहा है, कि भाई बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, बच्चों को हम कहीं ना कहीं आत्मनियमन सिखाएंगे, कि वो खुद से अपने आप को क्या कर सकें, देख सकें, वो खुद से जो है अपनी लर्निंग के, अपने प्रयासों को इंप्रूव कैसे करना है, मॉनिटर कैसे करना है, अवलोकन कैसे करना है, इसको देख सकें। तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, यानी ये दोनों ही प्राइमरी टास्क में जाते हैं, टीचर का ये काम होना ही चाहिए।
अगर बच्चे के अंदर सेल्फ इवेल्युएशन आ गया, सेल्फ रेगुलेशन आ गया, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। बच्चे को किसी से डांट खाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही अपना मॉनिटरिंग करेगा कि भाई मैं ठीक काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, और जहां गलती करेगा वहां इंप्रूवमेंट भी कर लेगा। क्लियर हुआ। तीसरा क्या है, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन क्या बोला, डिक्टेटिक मैनर। हाँ, डिक्टेट करना मतलब कि उपदेश देकर सिखाना। भाई एक बात बताओ, कोई किसी का उपदेश आज के समय में पसंद करता है क्या? क्या मैं आपको खड़े होकर उपदेश देने लगूं तो क्या आप पसंद करोगे? क्या आप तो पसंद ही नहीं करोगे, आप कहोगे भैया उपदेश देना बंद करो, तुम बात करो पढ़ाने की। क्लियर हुआ। तो उपदेशात्मक तरीके से जब हम पढ़ाएंगे, लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे, डिक्टेट करके पढ़ाएंगे, तो ध्यान रखना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, लेक्चर मेथड हो गया यानी कि व्याख्यान विधि हो गई। क्या हो गई? व्याख्यान विधि हो गई। उपदेश हो गया एक तरीके से, या उपदेशात्मक विधि हो गई। ठीक है, उपदेशात्मक को ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डिक्टेटिक कह रहे हैं, डिक्टेटिक, डिक्टेट करना। क्लियर हुआ। क्या कह रहे हैं, या डिडैक्टिक, डिडैक्टिक कह रहे हैं। तो डिक्टेट करना या मान लो प्रीच करना, इसको थोड़ा सरल शब्द ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर किसी को उपदेश से पढ़ाएंगे, किसी को हम लेक्चर से पढ़ाएंगे, तो वो उसको पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। ये प्राइमरी टास्क टीचर का नहीं है। अगला क्या है, नोइंग द कॉन्सेप्ट दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम, यानी कि जो बच्चे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं क्लास के अंदर, उसको टीचर जाने। ये जरूरी है या नहीं उसके लिए? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पुट करोगे, अगर मैंने पहले से नहीं पढ़ा उसके बारे में, मुझे नहीं आता मान लो, तो मेरा काम क्या बनता है कि मैं भाई उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखूं और सीखकर फिर आप तक उसको डिलीवर करूं अच्छी भाषा में, सरल भाषा में और उदाहरण के साथ, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो इसमें देखो क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 18 का 3। आंसर क्या होगा, 3। और ज्यादातर बच्चों ने किया था 1, तो आपने क्या किया था, गड़बड़ की थी। समझ आई बात सबको? अब सबको समझ आया? हिंदी में समझाया नवीन कुमार मैंने क्या कहा, देखो कि पूछा यह है कि भाई टीचर का सबसे मुख्य काम क्या है अगर वो बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाना चाहता है। तो एक तो दिया है पहला ऑप्शन कि भाई टीचर क्या करे, बच्चों से उच्च कौशल वाले प्रश्न पूछे। तो उच्च कौशल के प्रश्न पूछेगा, उच्च चिंतन के प्रश्न पूछेगा, तो इससे बच्चों का विकास होगा, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, वो ज्यादा सोचने के लिए विवश होंगे, उनके ऊपर कहने की मानसिक एक तरीके से उद्वेलन पैदा होगा, है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या हो गया, मानसिक उद्वेलन पैदा होगा, वो ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा क्रिएटिव होंगे, तो उससे उनका विकास तो होगा। दूसरा क्या है कि भाई बच्चों को जो है सेल्फ इवेल्युएशन के लिए तैयार करना, कि बच्चे खुद अपने द्वारा की गई परफॉर्मेंस को क्या करें, मॉनिटर कर सकें और अकॉर्डिंगली उसमें इंप्रूवमेंट भी ला सकें, अपने लर्निंग को, अपने अधिगम को, अपने सीखने के तरीके को बेहतर कर सके, सुधार सके। तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। चौथा दे रहा है, चौथा क्या दे रहा है, देखो सपना समझ में आ गया आपको। चौथा क्या दे रहा है, चौथा दे रहा था कि भाई नोइंग द कॉन्सेप्ट दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम। आप लोग स्टूडेंट हो, आप कोई कॉन्सेप्ट लेके आते हो और उस कॉन्सेप्ट को मुझे जानना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। विदाउट नॉलेज अगर टीचर क्लास में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को क्या करेगा, भ्रमित करेगा, इधर उधर घुमाएगा। तो इससे अच्छा है कि टीचर पहले सीख के जाए। बात समझ आ गई आपको? तो चौथा भी सही है। तो तीसरा जो है वो गड़बड़ है, क्योंकि तीसरा किसकी बात कर रहा है, उपदेश की, कि भाई उपदेश देकर सिखाए। उपदेश से कौन सीख रहा है आज के समय में, किसी से। और उपदेश से सीखेगा तो बच्चा वो फॉलो नहीं करेगा अपने जीवन में, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उसको नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म लर्निंग नहीं होगी। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको। जितने बच्चों ने गलत किया था सबने 1 किया था, ज्यादातर लोगों ने। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है बेटा, इसलिए तो कह रहा हूं कि भाई तीसरा जो है वो नहीं है प्राइमरी टास्क। विच इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क। तो तीसरा प्राइमरी टास्क नहीं है, बाकी तीनों प्राइमरी टास्क हैं, जरूरी चीजें हैं, तो वो महत्वपूर्ण है, मुख्य कार्य हैं, प्राथमिक कार्य हैं, है ना। लेकिन जो नहीं है वो बताना है। तो कौन सा नहीं है, उपदेश से पढ़ाना नहीं है। ठीक, कि बच्चों को खाली आओ और उपदेश देते हुए सूचनाएं देकर चले जाओ, उनकी डायरी भरवा दो, उनकी नोटबुक भरवा दो। तो नोटबुक भरना था तो फिर तो वो लर्निंग विद बर्डन हो जाएगा ना, जबकि कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन है। आई बात समझ में? अब लर्निंग विदाउट बर्डन का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है ना प्रोफेसर यशपाल के रिपोर्ट के बाद से। एनसीएफ 2005 की थीम क्या है, कोई बताएगा मुझे? एनसीएफ 2005 की थीम क्या है? अभी मैंने बताया आपको, वही है जो कि प्रोफेसर यशपाल ने बताया था। क्या बताया था प्रोफेसर यशपाल ने? लर्निंग कैसी होनी चाहिए, विदाउट बर्डन या विद बर्डन? राइट आंसर 3 है, बिल्कुल यहां लिख दिया मैंने। अगला क्वेश्चन, बता दिया अविनाश मैंने। उपदेशात्मक विधि का मतलब हो गया बेटा कि भाई प्रीच करना, बिना एक्टिविटी के, बिना किसी एक तरीके से हम बोले कि उदाहरण के, बिना डिमॉन्स्ट्रेशन के, बिना प्रदर्शन किए, बच्चों को केवल और केवल सूचनाएं प्रदान करना।
जैसे कि आए और लिखवाना शुरू कर दिया, है ना, कि चलो बच्चों लिखो संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, है ना। अब बच्चा हरा, लाल, नीला, पीला कई रंग के स्केच लेके बैठा हुआ है। हरे रंग से उसने लिखा संज्ञा, नीले रंग से लिखा परिभाषा, और काले रंग से लिखना शुरू किया संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, आदि के नाम को कहते हैं। तो ये क्या हो गया, डिक्टेट कर कर पढ़ाना हो गया। इसमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज रिलेट नहीं की गई, डेली लाइफ के एग्जांपल जोड़े नहीं गए। लर्निंग शुड बी विदाउट बर्डन, तो कब होगा विदाउट बर्डन, जब उसको हम क्लासरूम एनवायरनमेंट से बाहर लेके जाएंगे या क्लासरूम के अंदर ही एकदम एक तरीके से अनुशासित स्थिति में रखेंगे। खाली क्लासरूम एनवायरनमेंट से बाहर के एनवायरनमेंट से जब जोड़ेंगे, जब बच्चे की डेली लाइफ से रिलेट करेंगे, उसकी रेगुलर रूटीन से रिलेट करेंगे, तभी तो होगा ना लर्निंग बिना बर्डन का। और उसमें कॉम्प्रिहेंशन को इंक्लूड करेंगे, समझ को बढ़ावा देंगे, अंडरस्टैंडिंग को महत्व देंगे, ना कि किसको महत्व देंगे, ना कि हम महत्व देंगे केवल और केवल सूचनाओं या डाटा या फैक्ट या फिगर्स को रटने पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विदाउट बर्डन, यस सचिन। अगले क्वेश्चन का आंसर सब लोग करो जल्दी से, 20 नंबर का। बिल्कुल मोहन, आपका आंसर सही है। संजीव, सॉरी किस बात के लिए, समझ आ गया आप लोग को। 4 है 19 का, अच्छा 19 क्वेश्चन तो निकल गया ना, 19 तो था ही नहीं, 20 है, 20 का 4 बता रहे हो आप, ठीक है। सब लोग बता लो। आउट ऑफ द क्लासरूम पारुल यादव कह रहे ले जाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, चलो अब इसको देखो। द यूनिक इंटरैक्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। हिंदी में लिखा हुआ है भाई, किस चीज तथा किस चीज की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। पहला दिया हुआ है स्थिरता और परिवर्तन, दूसरा खोज और पोषण, तीसरा चुनौतियां और सीमाएं, चौथा दिया हुआ वंशानुक्रम और पर्यावरण, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो आंसर इसमें क्या होगा, बिल्कुल बिना डाउट के आप बता सकते हो क्या होगा आंसर इसका। सचिन, इसका एक आंसर नहीं होगा, क्या होगा, 4 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 4th होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 20 था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, 4। किसी को कोई डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करूं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। सिंपल सी बात है कि भाई हमारी जो विकास की प्रक्रियाएं हैं, देखो जो हमारा डेवलपमेंटल प्रोसेस है ना, इस डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर जो विकास की प्रक्रिया है, इस विकास की प्रक्रिया के अंदर दोनों चीजों का प्रभाव है। किसका किसका, एक तो हेरिडिटी का यानी कि वंशानुक्रम का, जेनेटिकल जो एक तरीके से चीजें हैं, और दूसरी तरफ किसका है, वातावरण का भी प्रभाव है, यानी कि एनवायरनमेंट का भी असर है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे भाषा का एनवायरनमेंट हो गया, जैसे सामाजिक स्तर हो गया, जैसे आर्थिक स्थिति हो गई माता पिता की, जैसे उनका धर्म हो गया, उनकी संस्कृति हो गई। क्लियर हुआ। तो बच्चा किस समाज में रह रहा है, उस समाज की स्थिति क्या है, उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति क्या है, ठीक, ये सारी चीजें फर्क डालेंगी बच्चे की विकास की प्रक्रियाओं पे। स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं उपलब्ध है वहां पे, चिंतन किस प्रकार का है, ऑप्टिमिस्ट लोग हैं या पेसिमिस्ट लोग हैं। क्लियर हुआ, ये सब हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोनों का ही असर पड़ता है, इन दोनों में अन्योन्य क्रियाएं मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ये इसको प्रभावित करेगा, ये इसको प्रभावित करेगा, और ये दोनों मिलके जो इंटरैक्शन डेवलप करेंगे उसी के वजह से डेवलपमेंट होता आया है और होता रहता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 के बारे में, चैलेंजेज एंड लिमिटेशंस। हाँ, तो देखो चैलेंजेज एंड लिमिटेशंस यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, अगर मान लो कि 4th ऑप्शन नहीं होता तो हम तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते थे, बट यहाँ पे डायरेक्ट 4th ऑप्शन दिया हुआ है। और आप जानते हो कि भाई एक डिबेट सी चलती है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। किसकी डिबेट चलती है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। सुना होगा आप सब लोगों ने, प्रकृति बनाम पोषण की का विवाद, प्रकृति बनाम पोषण। अब इसमें देखो प्रकृति बनाम पोषण जो है, ये प्रकृति दरअसल किसको रूपायित करती है, हेरिडिटी को, यही है हेरिडिटी। और जो पोषण है ये किसको रूपायित करता है, कहीं ना कहीं किसकी तरफ इशारा करता है, एनवायरनमेंट के। तो चूंकि यहाँ पे ये विकल्प उपलब्ध है इसलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो हम कहते कि भाई एक व्यक्ति की जो चुनौतियां हैं, जो उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं, इन सब में इंटरेक्ट करते हुए वो आगे बढ़ता है, वो भी हम कह सकते थे। अगर हम फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे जो कि कर्ट लेविन की थ्योरी है, तो कर्ट लेविन की थ्योरी में, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग में मोस्टली इसी बात पे फोकस किया जाता है कि इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट, यानी कि P&E, पर्सन और एनवायरमेंट, ये दोनों के इंटरैक्शन से डेवलपमेंट होता है या व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो वो कहते हैं B इज इक्वल टू व्हाट, P&E, B इज इक्वल टू P&E। ये कौन कह रहा है, लेविन कह रहे हैं, कर्ट लेविन। किसमें कह रहे हैं, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग में कह रहे हैं।
लेकिन चूंकि वो भी ठीक होता है एक हद तक, लेकिन कब, जब फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ना हो। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछना है तो सीधा सीधा आंसर जब मिल रहा है तो हम दूसरे पे नहीं जाएंगे। ठीक हो गया शिखर, तीसरे ऑप्शन के बारे में डिटेल में मैंने बताया आपको। अगला क्वेश्चन लाया जाए जल्दी से। तो इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। यस 20 का 4 है मेघा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन 22 नंबर में है। आप देखो इसका नंबरिंग अलग अलग है, मैंने बताया था पहले ही आपको कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही है यहाँ पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा, पियाजे के बारे में पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन क्या है, द स्टेजेज आर इनवेरिएंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड, यानी कि जो विकास के चरण हैं उनको छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये क्या है, स्थिर हैं। इनवेरिएंट है मतलब स्थिर हैं, ये स्थायी हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, 1 बाय 1 ही आगे जाना पड़ेगा, हम किसी को स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हम सेंसरी मोटर स्टेज छोड़ के, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था छोड़ के सीधे सीधे क्या करें, सीधे सीधे हम चले गए किस पे, पूर्व संक्रियात्मक पे। ऐसा नहीं होगा, पहले हम सेंसरी मोटर स्टेज को फेस करेंगे, फिर हम पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल को फेस करेंगे, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को फेस करेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को, और उसके बाद हम जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की तरफ आगे जाएंगे, ऐसा ये कहा जा रहा है। तो पहला तो सही लग रहा है मुझे, तो आप बताओ भाई। दूसरा ऑप्शन भी देख लो, द सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल गलत। कॉन्टेक्स्ट, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, आप जानते हो कि भाई जीन पियाजे और वाइगोस्की में अंतर ही इसी बात को लेके है कि ये सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को महत्व नहीं देते। कौन महत्व देता है, तो इसको महत्व देते हैं कौन, वाइगोस्की। अभी मैंने पिछला जो लेसन लिया था आप सबके साथ वाइगोस्की के बारे में, उसमें मैंने क्या बताया था कि वाइगोस्की जो है वो कल्चर को या सोसाइटी को महत्व देते हैं, जबकि जीन पियाजे कल्चर या सोसाइटी को महत्व नहीं देते। जीन पियाजे महत्व नहीं देते, वाइगोस्की महत्व देते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तीसरा क्या है, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। जीन पियाजे नहीं मानते। देखो जीन पियाजे क्या मानते हैं, जीन पियाजे मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, ये विकास क्या होता है, चरणबद्ध होता है, चरणबद्ध होता है, चरण स्टेजेस में होता है, यानी कि सतत या निरंतर नहीं होता। सतत नहीं मानते, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं मानते हैं, बल्कि क्या मानते हैं, स्टेज वाइज मानते हैं। तो तीसरा भी क्या है, गलत है, सी गलत है, बिल्कुल ध्यान रखना। पहला सही है, लेट स्टडी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है शायद। देखते हैं भाई, लास्ट भी देख लेते हैं। लास्ट क्या है, लास्ट ये कह रहा है पियाजे हैज प्रपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट एजेज ऑफ कॉग्निटिव, नहीं 4 ही स्टेजेस बताए। जीन पियाजे ने कितने स्टेजेस बताए हैं, 4 स्टेजेस। कौन कौन से 4 स्टेजेस, सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी पेशी अवस्था, और उसके बाद कौन सा, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि एक तरीके से 2 से लेकर 7 साल तक का होता है, और तीसरा कौन सा, तीसरा हो गया आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि होता है 7 से 11 साल तक, और चौथा कौन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि होता है यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि होता है 11 साल से ऊपर और लगभग 15 से 16 साल तक या 15 साल तक जनरली किताबों में लिखा मिलेगा आपको। ठीक, तो 4 ही स्टेजेस हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, पहला ऑप्शन सही है, यानी कि हम चरणों को छोड़ नहीं सकते, आगे बिना उसको एक एक करके ही क्रॉस कर सकते हैं, एक को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। पूजा 2 का 22 का बी नहीं है बेटा, क्या है 22 का 1 है। समझ आया सबको ये बात, तीनों मैंने एक्सप्लेन किया आपको। दूसरा क्यों सही नहीं है, क्योंकि दूसरा कल्चर की बात करता है, और कल्चर की बात पियाजे नहीं करते, बल्कि कौन करता है, वाइगोस्की करते हैं। सांस्कृतिक तत्वों के महत्व की बात को वाइगोस्की स्वीकार करते हैं, जीन पियाजे स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक, दूसरी बात, तो इसलिए दूसरा सही नहीं है। तीसरा क्या है, तीसरा कहता है कि भाई वो मानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट, ये भी गलत है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं मानते हैं, बल्कि वो क्या मानते हैं, स्टेज वाइज मानते हैं। उनको लगता है कि विकास जो है एक चरण के बाद दूसरे चरण में होगा, दूसरे के बाद तीसरे चरण में होगा, तीसरे के बाद चौथे चरण में होगा। बच्चा जो है स्टेज वाइज ही आगे बढ़ेगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही वो एक स्टेज क्रॉस करेगा दूसरे स्टेज की सारी क्षमताएं उसके अंदर आ जाएंगी, फिर वो स्थिर हो जाएंगी। फिर उसके बाद जब वो एक उम्र पार करेगा, जैसे कि 0 से 2 साल सेंसरी, 2 से 7 साल प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या मूर्त संक्रियात्मक, और 11 से ऊपर क्या आपका फॉर्मल ऑपरेशनल जो 15 साल तक लगभग माना जाता है,
तो उस हिसाब से वो देखते हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। और चौथा इसलिए गलत है क्योंकि वो 5 स्टेज बोल रहे हैं, जबकि होते कितने हैं, 4 ही स्टेज होते हैं। तो सही आंसर क्या है, पहला। और ये इसलिए भी सही है क्योंकि पहला आंसर ही सही है, लिखा ही हुआ है उसमें कि भाई हम किसी भी चरण को स्किप नहीं कर सकते, किसी भी स्टेज को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये ऑर्डरली प्रोसेस है, एक के बाद एक चरण आते जाएंगे और विकास संज्ञानात्मक होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखा जाए। समझ आया सबको। 22 का क्या होगा, 1 होगा, 4 नहीं होगा। पूजा गौतम करेक्ट कर लेना। जिनके जिनके 1 हैं बिल्कुल सही है, राजकुमार, संजीव कुमार, मौसम, कीर्ति पोरवाल, निवेदिता, है ना, सपना चौहान, पूजा रामचंदानी, इतने लोगों के नाम अभी दिख रहे हैं मुझे, बाकी नीचे जा चुका है। टीना शर्मा, सतीश, सी नहीं होगा, इसका क्या होगा, 1 होगा। नवल किशोर सही है आपका, सचिन सही है आपका, साधना साक्या करेक्ट कर लेना बेटा, बता दिया मैंने। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपके सामने देखो जल्दी से, 23 नंबर पे है ये। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे मींस दैट। अब ये देखो, मैंने अभी लाइव क्लास में अपने जो रेगुलर बैच है आपका पेड बैच, उसमें पढ़ाया नहीं है। मैंने आपको केवल और केवल अभी सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ाया था, लेकिन हाँ मैंने बता जरूर दिया था जो जो फीचर्स हैं आपकी, किसकी, प्री ऑपरेशनल की या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की या फॉर्मल ऑपरेशनल की। तो जो कंजर्वेशन आपने लिखा होगा या पढ़ा होगा वो किसमें पढ़ा होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। तो एक बार कोशिश करो बताने की, नहीं तो मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं आपके साथ। 23 का कोशिश करो। क्या पूछा हुआ है, कंजर्वेशन के बारे में। किसके बारे में, कंजर्वेशन के बारे में। कंजर्वेशन को हिंदी में कहते हैं संरक्षण, या इसी को कई बार कह देते हैं धारणीयता। क्या कह देते हैं, देखो, धारणीयता, ठीक है, या संधरण, और क्या कह देते हैं, संधरण भी कह सकते हैं। ये तीनों कंसेप्ट यूज होते हैं हिंदी में। अब ये है क्या, यही पूछा गया है। ठीक, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। 23 का 2 कोई दे रहा है, सचिन गिरी दे रहे हैं। इधर कौन कौन आंसर दे रहा है, ये सोच रहा, बिल्कुल आ रहे हैं आंसर आपके, छूट गया होगा बीच में, नीचे चला गया होगा, जल्दी से आया होगा। आगे 2 आंसर आप इसका। भारती 23 का 4 आप बता रहे हो, श्वेता 2 बता रही हैं। अच्छा, क्या है क्वेश्चन, समझ आ गया। अब कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, यही पूछा गया आपसे, आप जल्दी से बता दो। ठीक है, नवल 3 बता रहे हैं। वन कैन अराइव एट दी करेक्ट कंक्लूजन बाई सिस्टमेटिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ये कह रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हुए, परिकल्पनाओं का एक तरीके से जांच करते हुए सही निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। दूसरा विकल्प दे रहा है, टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स इनटू कंसिडरेशन एज एन इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कि दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तीसरा दे रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ये लिटरल मीनिंग ले रहा है, बिल्कुल शाब्दिक अर्थ ले रहा है। कंजर्वेशन का एक अर्थ ये भी होता है कि हम एक तरीके से अपने एनवायरमेंट को कंजर्व करें, हम अपने वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करें, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें। तो ये कहीं ना कहीं लिटरल या एक तरीके से डिक्शनरी मीनिंग में जा रहा है, दूसरे वाले संदर्भ में, एनवायरमेंट के संदर्भ में, वो यहाँ पे है नहीं। सर्टन फिजिक, ये कॉग्निटिव सेंस में पूछा गया है ना, ये ध्यान रखना आपको, एनवायरमेंट के सेंस में नहीं है, तो तीसरा गलत है। सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंसेस चेंज, बिल्कुल। तो अब आप इसमें से बता दो, देखो क्या है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब देखो क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है, क्वेश्चन हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए। कंजर्वेशन क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। देखो, पहली बात ये समझो कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल में बता देता हूं आपको ताकि समझ आ जाए पूरा, कम से कम ये वाली फीचर तो समझ आ जाए। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक, जीन पियाजे के द्वारा बताई हुई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, किसने बताई है, ये जीन पियाजे। एक अलग से क्लास अभी आएगी आपकी जीन पियाजे की, उसमें पढ़ोगे आप लोग सारी। सेंसरी मोटर आपने पढ़ रखा है, आगे के कॉन्सेप्ट जो स्टेजेस पढ़ोगे वहां पे ये सब डिस्कस होगा। ठीक, तो इसकी उम्र क्या बताई थी मैंने, मूर्त संक्रियात्मक की 7 ईयर्स से लेके 11 साल तक है ये। इसके अंदर जो फीचर्स हैं, देखो उसी फीचर्स में से एक तो फीचर आता है रिवर्सिबिलिटी का। एक फीचर कौन सा आता है, रिवर्सिबिलिटी का, यानी कि प्रतिवर्ती चिंतन का, या प्रतिवर्तीयता कहते हैं इसको, पलटावी कहते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती चिंतन या पलटावी या प्रतिवर्तीयता, जो कहना चाहो। एक होता है इसी के अंदर, देखो कौन सी एबिलिटी आ जाती है बच्चों में, कंजर्वेशन की एबिलिटी आ जाती है, जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, संरक्षण कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, जैसे सपोज करो कि भाई आपने 2 बर्तन लिए, ठीक है, एक बर्तन की साइज ये है और दूसरा बर्तन आपने एक और लिया, ठीक है, जिस बर्तन की साइज क्या है, जिस बर्तन की साइज ये है। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कि भाई दोनों बर्तनों की साइज में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। दोनों बर्तनों की साइज में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। लेकिन क्या जरूरी है कि जब ये परिवर्तन आया तो इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम हो सकती है या नहीं हो सकती है।
इन दोनों की जो क्वांटिटी है अंदर, जो इनकी स्टोरेज पावर है, स्टोरेज क्षमता है, वो सेम हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अगर मान लो ये 1 लीटर का था और ये भी 1 लीटर का है, ठीक, ये क्या है, वर्टिकल शेप में है, ये खड़े के आकार में है, ऊर्ध्वाधर आकार में है, और ये किस में हो गया, थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल हो गया, वाइडर हो गया, हॉरिजॉन्टल या वाइडर हो गया। वाइडर का मतलब क्या हो गया, ये चौड़ाई में हो गया, और ये किस रूप में था, ये थोड़ा ऊंचा था बर्तन, ये ऊंचा था बर्तन। क्लियर हुआ? तो ऊंचा होने से या चौड़ा होने से, आकार में परिवर्तन होने से क्या जरूरी है कि उनकी जो एक तरीके से मात्रा है वो भी बदल जाएगी? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आकार में परिवर्तन हो लेकिन मात्रा क्या हो, सेम रहे। उसी तरीके से हो सकता है आकार एक ही हो लेकिन मात्रा अलग अलग हो। आकार में परिवर्तन होने से भी मात्रा क्या हो, एक, मात्रा समान हो, ऐसा भी हो सकता है। और एक ऑप्शन, एक चीज हम देख सकते हैं क्या, कि भाई आकार सेम हो, आकार समान है, आकार क्या है, समान है, लेकिन मात्रा अलग अलग है, लेकिन मात्रा क्या है, अलग अलग है। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज की जो समझ है ना, इसी चीज की जो समझ है, इसी समझ को हम क्या कहते हैं, इसी अंडरस्टैंडिंग को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एक तरीके से कंजर्वेशन। इसी की अंडरस्टैंडिंग को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। तो इसको हम एक शब्दों में अगर कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी को समझना। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको समझने की क्षमता, यानी कि उसकी जो एक तरीके से संग्रहण क्षमता है, किसी चीज की जो संग्रहण क्षमता है उसको समझना। ठीक, अगर इसको बच्चा समझ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एरिया निकाल सकता है, चीजों का एरिया समझ सकता है, पेरीमीटर समझ सकता है। ठीक है, यानी परिमाप, क्षेत्रफल, इस तरीके की जो चीजें हैं गणित के अंदर, वो बच्चे को पढ़ाई जाएंगी तो आसानी से सीख जाएगा। या आयतन हो गया, जैसे वॉल्यूम हो गया, ये सब चीजें बच्चा कब सीखता है, जब उसके अंदर कौन सा गुण होता है, कंजर्वेशन का गुण होता है। समझ आया ये? बाकी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको अलग से, जब जिन पे आ जाए तब उसमें बात करूंगा डिटेल में। आई बात समझ में ये? तो अब आपसे जब भी कंजर्वेशन पूछे तो आपको क्या ध्यान रखना है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि भाई इफ सपोज the objects are of same particular size and shape, it does not mean that they will always carry equal quantity. And at the same time, if the outer shape and size of the objects, of the utensils are changed, it always does not mean that the quantity or the storage capabilities are also changed. It may be same. तो अगर आकार बदल गया तो जरूरी नहीं है कि उसका एक तरीके से आयतन भी बदल जाए। अगर आयतन मतलब अगर आकार सेम है तो भी जरूरी नहीं है कि आयतन भी सेम हो। जैसे कि आप फ्लास्क यूज करते हो और आप जो है नॉर्मल बॉटल यूज करते हो प्लास्टिक का, दोनों देखने में एक साइज के लगेंगे लेकिन फ्लास्क की स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी क्योंकि उसके अंदर जो है जगह कम है। ठीक है, उसकी थिकनेस ज्यादा होने की वजह से। और प्लास्टिक की बॉटल क्या है, थिकनेस कम है, इसलिए उसके अंदर जगह ज्यादा हो सकती है। तो ये सब चीजों की जब बच्चे के अंदर समझ आ जाएगी तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, संरक्षण कहेंगे। और ये समझ कब आती है बच्चे में, जब वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाता है तब। उसके अलावा रिवर्सिबिलिटी की भी समझ आती है उसको, उसको मल्टीप्ले एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, क्लासिफिकेशन की समझ आती है, मल्टीपल क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की। ठीक है, कॉन्क्रीट रीजनिंग की समझ आ जाती है, यानी कि मूर्त तर्कणा की समझ आ जाती है बच्चे को इस उम्र में जाने के बाद। सीरिएशन आ जाता है, यानी कि क्रमबद्धता करनी आ जाती है। ठीक है, क्रमबद्ध करना आ जाता है चीजों को। तो ये सब नए गुण वो डेवलप करता है कब, जब वो पहुंचता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उसके पहले जब प्री ऑपरेशनल में होता है तो वो ईगो सेंट्रिक होता है, एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट होता है उसके मन में, सेंट्रिक थॉट होता है, सेंट्रेशन होता है उसके विचारों में, केंद्रिकता होती है, हम केंद्रवाद होता है, जीववाद की अंदर वो विश्वास करता है, और तमाम सारी चीजें। इरिवर्सिबिलिटी यानी कि अप्रतिवर्तीयता होती है, अपलटावी का गुण जिसको आप कह सकते हो हिंदी में। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखोगे तो वहां पे हम देखेंगे सिंबॉलिक प्ले, या एक तरीके से सांकेतिक खेल की क्षमताएं बच्चा डेवलप करता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। ये सारी चीजें किसमें आएंगी, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग यानी कि आभासी तर्कणा विकसित करता है वो। ये सब उसकी प्री ऑपरेशनल में आती हैं, तो पढ़ेंगे हम लोग उसको बाद में। 22 का क्या हो गया आंसर, 1 हो गया यहाँ पे। और ये क्वेश्चन कौन सा था, ये फिर से एक बार लगाया जो क्वेश्चन 24 था ना, ये क्वेश्चन कौन सा था, 23 था, 23 नंबर क्वेश्चन था ये, 23 नंबर का क्वेश्चन था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन सामने आया तो मैं देखूं। समझ आ गया सबको ये कॉन्सेप्ट, आपको कंजर्वेशन का सब लोग को बताओ एक बार। ये 23 नंबर का क्वेश्चन था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, इसका मतलब
सही आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन, है ना। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कि भाई मतलब नहीं सॉरी, 4 होगा बिल्कुल। 23 का क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो मैंने समझाया उसके हिसाब से जो आंसर जा रहा है वो क्या जा रहा है, चौथा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। चलो 23 का फोर्थ हो गया, कीर्ति पोरवाल, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन लाया जाए। यस, समझ आ गया सबको ये? मोहसिन आपको समझ आ गया? साधना समझ आया आपको? 4 होगा, है ना। लेट स्टडी आपको क्लियर हो गया अभी? 2 और 4 में से 4 होगा। जो दूसरा लिखा था ना वो क्या था, वो देखो डिसेंट्रेशन था। उसको हम क्या कहेंगे, उसको कंजर्वेशन नहीं कहेंगे, दूसरे वाले विकल्प को डिसेंट्रेशन कहेंगे, विकेंद्रीकरण कहेंगे, जिसमें बच्चा अपने विचारों के साथ साथ दूसरों के विचारों को भी स्वीकार करता है, दूसरों के विचारों को भी समझने लगता है ना। ही ऑल्सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यूज, है ना। वो क्या था, वो था सेकेंड ऑप्शन में। उसको हम कहेंगे क्या, डिसेंट्रेशन। उसको हम कहेंगे विकेंद्रण या विकेंद्रित चिंतन, है ना, ऐसे कह सकते हैं। वीटी एकेडमी भिंड एमपी, स्वागत है आपका वीटी एकेडमी जी। भिंड एमपी से हैं आप, भिंड मुरैना, है ना। चंबल क्षेत्र से हैं आप, तो आपसे तो बच के रहना पड़ेगा हमें। कोई प्रश्न हो तो आप पहले ही पूछ लीजिए, नाराज होने के। जस्ट जॉकिंग। चलो, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मींस, क्या क्वेश्चन है कि भाई बाल केंद्रित जो शिक्षण शास्त्र है उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो आपको पता होगा कि बाल शिक्षण, बाल केंद्रित का मतलब क्या हो गया। आजकल पूरी की पूरी जो पेडागोजी है वो किस पर केंद्रित है, वो चाइल्ड सेंटर्ड ही है। चाइल्ड सेंट्रिक ही तो बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई बच्चों बच्चों को महत्व मिलना चाहिए। चाहे पाठ्य पुस्तक का निर्धारण हो, चाहे पाठ्यचर्या का निर्धारण हो, चाहे शिक्षण विधियों का चयन हो, चाहे शिक्षण सामग्री का चयन हो, है ना, चाहे वातावरण के निर्माण की बात की जाए कक्षा के, हर चीज में बच्चों को महत्व दिया जाएगा। बच्चों के हिसाब से ही आकलन होगा, बच्चों के हिसाब से ही क्रियाविधियां होंगी, गतिविधियां होंगी। हर चीज में, पूरी की पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, एक्सपीरियंस के अंदर, हु विल बी एट द सेंट्रल पॉइंट, द चाइल्ड। तो इसी को हम चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी कहेंगे, है ना। 4 करेक्ट होगा, मोहन बता रहे। और लोग आंसर करो जल्दी से इसका, 28 नंबर का। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है इनेबलिंग द चिल्ड्रन टू फॉलो प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन, बच्चे को इस लायक बनाना कि वो प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन, जो पहले से दी गई सूचना है उसी का अनुसरण करे। दूसरा है द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी कि टीचर ही लीड करे पूरी की पूरी एक्टिविटीज में, लर्निंग में, कक्षा में जो भी चीजें सीखने के लिए हो रही हैं उसमें आगे आगे कौन रहे, टीचर ही रहे। तो ये तो ठीक बात है नहीं, टीचर प्रॉब्लम सॉल्वर तो होना नहीं चाहिए, टीचर क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेज में टीचर की भूमिका क्या होती है, यहाँ पे जो टीचर होता है उसको क्या माना जाता है। देखो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते चल रहा हूँ, साथ साथ ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है। फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है, किसकी भूमिका में होता है, टीचर सुविधा प्रदायक की भूमिका में होता है। टीचर की भूमिका क्या होती है चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच के अंदर, एक फैसिलिटेटर की होती है। तो जो फैसिलिटेटर होगा वो आगे आगे थोड़ी ना हर चीज में कूद कूद के आएगा, बच्चों को मौका देगा वो तो दूसरा होगा नहीं, पहला होगा नहीं, तीसरा देखते हैं। द टीचर डिक्टेटिंग, ये देखो वहां पे भी था, डिक्टेट करना, उपदेश देना, डिक्टेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन, मतलब टीचर ही बच्चों को ज्ञान देगा कि भैया ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी ठीक नहीं बात है। तो चौथा ऑप्शन आप लोग सब लोग कह रहे हो कि ठीक है, तो मैं भी देख लेता हूं, आपकी बात मानना पड़ेगा लग रहा है। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइसेस, यानी कि बच्चों के अनुभवों को और उनकी आवाज को क्या देना, प्रमुखता देना, महत्व देना। तो भाई चाइल्ड सेंट्रिक है तो बच्चा कहेगा कि सर मुझे इस तरीके से नहीं समझ आ रहा है, तो आपको दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। बच्चा कहेगा कि सर मुझे सुनकर नहीं समझ आ रहा है, तो आपको विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बच्चा कहता है कि जी मुझे ये वाली एक्टिविटी में दिक्कत होती है, तो आपको दूसरी तरह की एक्टिविटीज का एक तरीके से इजाद करना पड़ेगा, कक्षा में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे को खुद नेचुरल वे से सीखने पर जोर दिया जाएगा। बच्चे को हम ऐसा एनवायरमेंट बनाकर देंगे, फेवरेबल, इनरिच्ड, अनुकूलित वातावरण देंगे, समृद्ध वातावरण देंगे, जिसमें कि बच्चा नेचुरली, प्राकृतिक तौर पे, नैसर्गिक रूप से अपनी जो उसकी आंतरिक प्रतिभा है, क्षमता है, उसके हिसाब से खुद वातावरण के साथ अंतः क्रिया करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए, आपस में परामर्श करते हुए, विमर्श करते हुए, गतिविधियां करते हुए, लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से, प्रैग्मेटिक जो मेथड्स हैं, प्रयोजनवादी जो सिद्धांत हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट आदि जितनी भी चीजें हैं, ह्यूरिस्टिक वगैरह, इन सब का प्रयोग करते हुए खुद के अनुभव विकसित करेगा, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म पे जो बेस्ड है, रचनावादी विचारधारा पे, और अपने अनुभव से वो अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। तो ये सही होगा, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। विकास आर्यन 1 नहीं होगा बेटा, क्या होगा, 28 का 4 होगा। अविनाश बिल्कुल ठीक है आपका। नीरज आपका भी ठीक है। यशोधरा मौर्य जी आपका भी ठीक है। शोभा रानी 1 कैसे होगा बेटा, फिर से सोचो और आंसर करेक्ट करके बताओ। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पूजा गौतम, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो।
4 ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो 28 का क्या हो जाएगा देखो, फोर्थ। अब देखते हैं एक बार ये कितने क्वेश्चंस हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और करते हैं, फिर 10 में से पूछता हूं किसके कितने सही हो रहे हैं, फिर हम लोग और करेंगे। अभी टाइम है हमारे पास, अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। आगे अगला क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच मींस, जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है ना, इसका मतलब क्या है, ये पूछा हुआ है। ठीक है जी, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, फिर वही क्वेश्चन है देखो, बस भाषा बदल गई है, एक बार ये भी पूछा हुआ है, एक बार वो भी पूछा हुआ है एग्जाम में। तो अब आप इसके हिसाब से बताओ कि क्या आंसर होगा। उस वाले के हिसाब से तो आपने बता ही दिया, क्वेश्चन नंबर जरूर लिख लेना, 8 का करके बताना तभी समझ आएगा। 28 तो पहले बताया था, अब 8 नंबर का क्या आंसर होगा ये बताओ। रैंडम क्वेश्चन से मैंने बताया था आपको ये, इसलिए नंबरिंग अलग है। जो हमारी सीटेट की बुक है प्रीवियस ईयर की, उसी से क्वेश्चंस हैं ये। तो इसमें क्या है कि अलग अलग सालों के पेपर हैं, अलग अलग पेपर 1 भी है, पेपर 2 के भी क्वेश्चंस हैं। Learner centered approach means that teachers draw conclusion for the learners. Traditional expository methods, use of methods in which teacher is the main actor, methods where learners own initiative and efforts are involved in learning. फिर सीधी सी बात है, 4 ही सही होगा। क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है कि भाई टीचर जो है खुद ही निष्कर्ष निकालता है बच्चों के लिए, कहता है कि भाई ये सही है तुम ये कर लो, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। ट्रेडिशनल एक्सपोजिटरी मेथड्स यानी परंपरागत जो व्याख्यान की विधियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया लेक्चर मेथड हो गया, उपदेश देने वाली विधि, जैसे गुरुजी लोग उपदेश देते थे ना पहले, वो वाली विधि, वो होगा नहीं। और तीसरा क्या है कि भाई टीचर ही मेन एक्टर के रूप में होगा, लीड रोल हमेशा टीचर की होगी, यही आमिर खान बनेगा, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। अब तो टीचर आमिर खान होगा नहीं, दरअसल सफारी आमिर खान होगा। यानी दरअसल सफारी पर आधारित पिक्चर थी ना तारे जमीन पर, उसमें निकुंभ सर तो कम महत्वपूर्ण रोल में थे, ज्यादा महत्वपूर्ण रोल किसका था, दरअसल सफारी का था। तो बाल केंद्रित पिक्चर थी वो, डिसलेक्सिया पे आधारित पिक्चर थी। किस पर आधारित थी, डिसलेक्सिया पर आधारित थी। डिसलेक्सिया किससे संबंधित बीमारी है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित बीमारी है, कौन बताएगा जल्दी से। 4 नाम लूंगा, चाहे वो वेबसाइट पे आंसर आ जाए, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट पे आ जाए। डिसलेक्सिया किससे संबंधित बीमारी है भाई, तारे जमीन पर पिक्चर में जो दरअसल सफारी ने कैरेक्टर प्ले किया था एक बच्चे का, वो डिसलेक्सिक बच्चा था। और ये डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिसऑर्डर है, बताओ। रीडिंग से आया जेवेल सर का, बिल्कुल ठीक है, रीडिंग से आया भाई। और एक जेवेल सर का आया रीडिंग सर से, एक आया महिमा अग्रवाल का पढ़ने पर है, और सुनने पे विकास आर्यन गलत है आपका। खुशबू शर्मा का आया रीडिंग पर है। खुशबू चौरसिया जी कहाँ गई, क्लास के अंदर आपका पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा, अगर आप सुन रही हैं या बाद में क्लास देख रही हैं तो जरूर पार्टिसिपेट करें। सूर्या चौधरी, डिफिकल्टी इन रीडिंग इन एंड राइटिंग, रीडिंग मेनली, रीडिंग की वजह से राइटिंग में भी गलती करता है वो, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा नाम ले लिया मैंने। सचिन गिरी, लर्निंग नहीं बेटा, लर्निंग तो पूरा ही प्रोसेस ही हो गया ना, लर्निंग डिसऑर्डर तो है लेकिन किससे संबंधित, तो हम बोलेंगे पठन कौशल से, यानी कि एक तरीके से रीडिंग से संबंधित। रीडिंग 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 रीडिंग, राइटिंग से नहीं। कामिनी तिवारी, रीडिंग से, ठीक है। इसमें जो अक्षरों का क्रम है ना वो उल्टा दिखता है, या बच्चा स्किप कर जाता है पढ़ने में वर्ड्स को, या बच्चा पूरी की पूरी लाइन स्किप कर जाता है, जम्बल्ड दिखते हैं उसको जो अक्षर हैं आपस में, ठीक। तो उसको समस्या किसमें होती है, देखो पढ़ने में। और चूंकि जब पढ़ने में कोई समस्या महसूस करेगा, उल्टे अक्षर देखेगा, तो लिखेगा भी तो उल्टा ही ना, क्योंकि पढ़ना जो है उसी पर तो आधारित है लिखना। जो हम लिपि के संकेत चिन्ह पहचानते हैं वो पढ़कर ही तो पहले पहचानते हैं ना, फिर उसी को अभिव्यक्त कर देते हैं कॉपी पे, तो लिखित हो जाता है, हमारा लेखन हो जाता है, ठीक। ऑटिज्म और ये सब कहां से आ गया भैया, ऑटिज्म अलग चीज है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, लेखन संबंधी है नहीं, मौसम में कह रहा हूं रीडिंग है, ठीक। तो रीडिंग से संबंधित था। चलो थोड़ा सा मैंने आपको घुमा दिया तो आप लोग भी घूम गए, और इसमें कई लोगों की गलत आ रहे हैं अभी भी। करेंगे इस पे भी एक क्लास, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज पे भी एक बारी क्लास कर लेंगे। तो उसमें हम लोग डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, एफेजिया, डिस्प्रैक्सिया, इसके अलावा आपका एडीएचडी, ऑटिज्म, ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है, इन सब पे बात करेंगे। डिस्कैलकुलिया, इन सब पे एक दिन बात कर लेंगे, तो आपका सबका क्या हो जाएगा, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यस, पढ़ने संबंधित। चलो तो ये एक क्वेश्चन पे आ जाओ। 8 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट कौन सा है, 4, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड पूछा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ऐसी विधियों पर जोर दिया जाएगा, ऐसी विधियों को शामिल किया जाएगा जिसमें कि जो अधिगम करता है, जो लर्नर है ना, उसके अपने जो इनिशिएटिव्स हैं, उसकी जो अपनी पहल है, प्रयास है, उसको शामिल किया जाएगा। लर्नर के ऊपर फोकस होगा, लर्नर के एक्सपीरियंसेस को महत्व दिया जाएगा, लर्नर को नेचुरल वे में सीखने पर जोर दिया जाएगा। मैंने पहले ही रिपीट किया। तो ये देखो इतना इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कर रहे हैं कि अगर आपको समझ आ रहा है कि भी अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करोगे ना आप,
तो आप, मैं कह रहा हूं कि भाई बहुत 500 क्वेश्चन डिस्कस भले ना करो, आप 100 क्वेश्चन डिस्कस करो, लेकिन अगर उसको समझते चलो तो घूम फिर के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो आपके प्रश्न चाहे जैसे मर्जी आ जाए, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर भाषा बदल के आए, भाषा बिना बदले आए, ऑप्शन में जो था वो प्रश्न में आ जाए, जो प्रश्न में था वो ऑप्शन में आ जाए। कब पहले पूछा था क्या सही है, अब पूछ देगा क्या सही नहीं है, कैसे भी पूछे आपका क्वेश्चन सही होगा। तो आपके लिए जरूरी है कि क्वेश्चंस को समझ लीजिए, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपको 150 क्वेश्चन करा दूं और उसमें एक का भी एक्सप्लेनेशन ठीक से ना दूं, और क्यों ना दूं एक्सप्लेनेशन, उसके अपने फायदे हैं भाई। अगर मैं एक्सप्लेनेशन यहां पे दे दूंगा तो आपको किसी और ब्रांड के साथ जुड़ के उसका रिव्यू कैसे डालूंगा, और रिव्यू डाल के ये कैसे कहूंगा कि भाई आप वहां पे एडमिशन लो तो आपको 10% की छूट। कोचिंग में बिना पढ़े सीटेट पास करें ये तो ठीक है, लेकिन दूसरे का पैकेज खरीदें, ये दोनों में पैराडॉक्स है, इसमें मुझे समझ में नहीं आया। तो आपको समझ में आया होगा तो आप लोग बात कर लीजिएगा, ठीक। मुझे नहीं समझ आया। एक तरफ भाई बिना कोचिंग के 130 नंबर कैसे लाएं, बिल्कुल ठीक बात है, ले आ सकते हैं अगर मेहनत करेंगे, तो क्यों नहीं लाएंगे। कोचिंग में भी तो पढ़ते आप ही हो, परीक्षा भी तो आप ही देते हो जाके, कोचिंग वाले थोड़ी ना परीक्षा देंगे, तो आप ही लाओगे नंबर तो। लेकिन एक तरफ तो ये कहा जाए और दूसरी तरफ क्या कहा जाए कि आज मैं रिव्यू शेयर करता हूं, और इस रिव्यू के अंदर आपको मैं कह रहा हूं कि आप यहां पे जाके ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लो, और उसमें आप जाओ 15% का डिस्काउंट भी ले लो। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है भाई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, जहां गड़बड़ है वो आप लोग समझिए। कॉग्निटिव है आपके पास अपना एबिलिटी, मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ थोड़ा बहुत लगता है कि भाई हाँ चीजें जो है ठीक से हो जाए, सबको फायदा मिल जाए। यूजीसी नेट पे भी करेंगे डिस्कस हम लोग, सुनीता सॉरी, यूजीसी नेट में भी ये काम आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्योंकि सिलेबस उनका पूरा डिटेल्ड कर दिया है इस बार से। अगला क्वेश्चन आ गया है या नहीं आया, नहीं आया अभी, अगला क्वेश्चन लाया जाए 8 के बाद जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 प्रश्न आपने अभी तक डिस्कस किए, लेकिन 10 प्रश्न में आपके कॉन्सेप्ट जो है, चाइल्ड सेंट्रिक क्या होता है, ईगो आपका कंजर्वेशन क्या होता है ना, प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए, सेफेलोकॉर्डल क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, इंटरपर्सनल डिफरेंसेस क्या हैं, और इंट्रापर्सनल डिफरेंसेस क्या हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हमने इसमें डिस्कस कर लिए। और स्टेज वाइज प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, जीन पियाजे की तरफ से विकास की प्रक्रिया, ये सारे कॉन्सेप्ट भी हमने रिवाइज कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आप देखिए। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं, स्पीड बढ़ा लेते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, जितने भी बचे हुए हैं, ताकि हो जाए विद इन टाइम ये आज ही। तो अब बात कम करते हैं, इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। जीन पियाजे के हिसाब से कौन सा फैक्टर है जो कि रोल प्ले करता है किसको, विकास को प्रभावित करने में। विकास को प्रभावित करने में कौन सा है जो जीन पियाजे के हिसाब से रोल प्ले करता है। पहला एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा एक तरीके से इमिटेशन दिया हुआ है, तीसरा है री, चौथा है लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज को जीन पियाजे महत्व नहीं देते, वाइगोस्की महत्व देते हैं। री और इमिटेशन, फिर से आपको ध्यान रखना है कि री जो है, ये री यानी पुनर्बलन जो है, पुनर्बलन हो गया, या फिर मान लीजिए यहीं पे क्या है, इमिटेशन है, इमिटेशन है। ये दोनों ही कहीं ना कहीं एक तरीके से व्यवहारवाद से संबंधित है। फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, जो स्किनर की थ्योरी है, जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है, जो एक तरीके से पावलोव की थ्योरी है, उससे संबंधित है। और जो आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज मैंने आपको क्या बताया, लैंग्वेज पे महत्व कौन देता है, वाइगोस्की देते हैं। वाइगोस्की मानते हैं कि भाई जो संज्ञानात्मक विकास है वो जो है सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, और सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो भाषा के ऊपर निर्भर होती है। तो पहला ऑप्शन जो है वही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 22, फिर से आगे 22 का सही ऑप्शन क्या होगा, पहला। यानी कि फिजिकल वर्ल्ड जो है, जो भौतिक दुनिया है, भौतिक संसार है हमारा, उसके अंदर जब बच्चा इंटरैक्ट करेगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं यही चीज आपके साथ, कि भाई 22 का 4 नहीं होगा, 1 होगा, ध्यान रखो। क्या होगा इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन सी चीज प्ले करेगी जीन पियाजे के हिसाब से, एक आंसर आएगा, बिल्कुल 22 का 1 आएगा। सब लोग सही हो, टीना, अविनाश, राजकुमार, निवेदिता, विकास आर्यन, सपना चौहान। निवेदिता क्या लिख रही है, सॉरी लर्निंग, ये कहां, अच्छा कुछ और ही आंसर कर रहे हो, ठीक है। इसका 1 सही होगा, सब लोग ध्यान दो। अब समझ आया कि नहीं, मेघा 4 नहीं होगा बेटा। लैंग्वेज को देखो, मैं बोल तो रहा हूं यार, पियाजे ने ना लैंग्वेज को महत्व नहीं दिया है, किसने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है। वाइगोस्की ये कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, सोशल इंटरेक्शन से होता है, और सोशल इंटरेक्शन के लिए भाषा जरूरी होती है, भाषा विचारों को प्रभावित करती है। ये कौन कहता है, वाइगोस्की।
जीन पियाजे नहीं कहते। यहाँ पे पूछा किसके हिसाब से है, जीन पियाजे के हिसाब से। तो जीन पियाजे कहते हैं कि भाई बच्चा जन्म के बाद अपने वातावरण के साथ अंतः क्रियाएं करता है, एक्सप्लोरेशन करता है, एक्सपेरिमेंटेशन करता है, साइंटिफिक रिसर्च करता है, एक तरीके से छोटे साइंटिस्ट की तरह काम करता है, व्यवहार करता है, और उससे वो अनुभव ग्रहण करता है, अनुभवों को ही संगठित करके स्कीमा के रूप में विकसित करता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के रूप में, मानसिक संरचना के रूप में, मेंटल प्लान के रूप में, ठीक है, और उसी से उसका ज्ञान विकसित होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ए। आम केवी टीचर टीजीटी वीटी एकेडमी, बहुत बढ़िया, आपका नाम बता दें भाई। इसका ए होगा। जे आर अंसारी आपके ठीक है आंसर आ रहे हैं। साधना साक्या सी नहीं होगा बेटा, करेक्ट कर लो। और मेघा आप भी करेक्ट कर लो, ठीक है। इधर सब लोग के सही आ रहे हैं, एक आ रहा है बिल्कुल, इधर सही आ रहा है सबका। एक मौसम का 3 आया था, मौसम करेक्ट कर लो आप भी। क्या होगा इसका आंसर, एक होगा। समझ आया कि नहीं आया, मैंने बता दिया आपको। देखो, इमिटेशन या रीइंफोर्समेंट किससे संबंधित है, व्यवहारवाद से। यानी कि अगर बात होती किसकी, स्किनर की, तो हम रीइंफोर्समेंट मानते। पावलाव की बात होती तब हम मानते। थॉर्नडाइक की बात होती तब भी हम कुछ हद तक मानते। आई बात समझ में। थोड़ा बहुत इमिटेशन की बात अगर हम मान लीजिए बंडूरा की थ्योरी में लेके चलते तब भी हम मान लेते कुछ हद तक, हालांकि ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन में अंतर है, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक मान लेते। लेकिन हम पियाजे के बारे में ये नहीं मानेंगे। पियाजे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड। जो बाहरी दुनिया है, जो हमारी कॉन्क्रीट फिजिकल वर्ल्ड है ना, उसके साथ बच्चे का जो एक्सपेरिमेंट है, वस्तुओं के साथ, लोगों के साथ, ठीक है, उससे बच्चा सीखेगा। तो इसका एक आंसर सही होगा, मैंने समझा दिया आपको, है ना। चलो 22 का 2 क्यों नहीं आएगा, भारती पूछ रही है। इमिटेशन कैसे आएगा आप मुझे बताओ। जीन पियाजे को पढ़ो आप। जीन पियाजे कहते हैं कि भाई दूसरे से नहीं सीखना है, खुद से ज्ञान विकसित करना है। तो खुद से ज्ञान कैसे विकसित होगा, खुद से ज्ञान विकसित होगा जब हम अपने दुनिया के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, उसके साथ हम एक तरीके से संबंध स्थापित करेंगे, उसके साथ हम जिसे कहते हैं ना चैलेंजेस को फेस करेंगे। बच्चे के हाथ में आप कोई चीज दोगे, उसको उठा के पटक देगा, उसको आवाज होगी, कानों में अच्छी लगेगी, वो बार बार पटकेगा। इस तरीके से वो खिलौना बना देगा उस चीज को, ठीक। तो ये खिलौना बनाने की प्रक्रिया उसने कहां से सीखी, खुद के अनुभव से ही तो सीखी। बच्चा आप छोड़ के बाहर चले गए, वो घूमते घूमते गया और उसने जो है गर्म तवा पकड़ लिया, हाथ उसका जल गया, अब दोबारा वो तवा नहीं पकड़ता। कहां से सीखा, किसको देखकर सीखा, अपने आप से तो सीखा उसने, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना। इसीलिए जीन पियाजे इसको महत्व देते हैं। यहाँ पे स्पेशली जीन पियाजे के बारे में पूछा गया है, इसलिए हम इमिटेशन को नहीं लेंगे। जनरल क्वेश्चन थोड़े ना है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है भाई। भारतीय समझ आ गया आपको। आगे बढ़े। जब स्पेसिफिकली किसी थिंकर के बारे में पूछा है तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही आंसर करेंगे। क्लियर हुआ। जनरल पूछता तो इसमें देखो इमिटेशन भी काम आता, इसमें लैंग्वेज की भी भूमिका होती, इसमें हम कहते कि फिजिकल वर्ल्ड की भी भूमिका होती, इसमें रीइंफोर्समेंट भी काम करता, तब तो चारों ही सही थे, फिर गलत थोड़ी ना था कोई। पूजा गौतम 22 का 1 है सही आंसर, 3 नहीं होगा। 3 होगा कब, जब हम जीन थॉर्नडाइक के हिसाब से बात करेंगे या हम बात करेंगे स्किनर के हिसाब से, तब। ये आप लोग को पढ़ना है, अभी घबराना नहीं है। आज के क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन इसमें आ गए हैं जीन पियाजे वाले, क्योंकि मैंने शुरू तो कर ही दिया था जीन पियाजे, बट अभी पढ़ाया पूरा नहीं है मैंने। सिर्फ और सिर्फ आपको अभी सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ाया है, अभी प्रोसेस भी रहता है और बाकी स्टेजेस भी रहते हैं। तो जैसे ही वो आप पढ़ लोगे आपको सब ये आसान लगने लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं महान हूं, नवल किशोर क्यों गिरा रहे हो भैया, इतनी ऊंचाई पे मत चढ़ाओ कि गिर जाए आदमी, है ना। महान वहान कुछ नहीं हूं, बस मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, आप ही की तरह हूं, ठीक है। आप भी देखो मेहनत कर रहे हो, है ना, पढ़ रहे हो लगातार, मैं पढ़ा रहा हूं, तो दोनों भाई एक ही जैसा काम कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा बस कोशिश इतना है बेटा कि आप जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो ना, मैं कह रहा हूं उनको समझ पूरा आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बात करता हूं, ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूं, लिंक करके पढ़ाता हूं चीजों को। एग्जाम्पल्स एक से ज्यादा देने में मुझे कोई संकोच नहीं होता है, मैं 4-4, 5-5, 6-6 एग्जाम्पल से समझाता हूं। और यही कारण है कि बच्चे बताते हैं आके, और अच्छा भी लगता है सुन के, जब वो कहते हैं कि सर हमने सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास पढ़ी थी, कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई नोट्स नहीं पढ़ा, इवन क्लास के नोट्स भी दोबारा रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला, फिर भी मेरे 27 नंबर 28 नंबर आ गए सीडीपी में, या ओवरऑल सीटेट में मेरे 110 आ गए, 108 आ गए, 105 आ गए, मैं कह रहा हूं 92 ही आ गए, 90 भी आ गए, पास तो हो गया बच्चा। तो ये पर्पज है और कोई पर्पज नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे मेरा फोकस रहता है, ये मैंने कोशिश करी हुई है। अब वो कितना आपके काम आ रही है ये आप बताओगे, वो मेरे बस का नहीं है बताना, ठीक।
क्योंकि हम तो अपने हिस्से का काम कर सकते हैं, उसका लाभ हर किसी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो अपनी बात है। मार्केट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि भाई वो चाह ही नहीं रहे कि आप डिटेल में पढ़ो, वो चाहते ही नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सोचो, बहुत ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट करो अपने दिमाग का खुद। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ते रहो तुम सबके वीडियोस से, लेकिन अपना खुद का कॉग्निटिव डेवलपमेंट मत करो आप। मैं आपको कहूं ये किताब पढ़ो तो आप किताब पढ़ो, मैं आपको कहूं ये कोचिंग का रिव्यू है, ये पैकेज है इस वाले पर्टिकुलर अप का डाउन का, ये वाला खरीद लो पैकेज तो आप खरीद लो। मैं आपको कहूं कि भाई आप जो है ऑफलाइन कोचिंग लो तो आप ले लो, मैं कहूं कि नहीं ऑनलाइन ले लो तो आप ऑनलाइन ले लो। हम तो ऐसे चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे मत बनो। आप ऐसे बनोगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यहाँ वहां यहाँ वहां वहां यहाँ यहाँ वहां वहां यहाँ वहां ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, और बाकी लोग बैठ के अपना जॉब भी पालेंगे और इस तरीके से आपको गाइड भी करते रहेंगे बच्चों की तरह। आप खुद जो है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करो, आप खुद प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस करो और देखो क्या सही क्या गलत, क्या तार्किक क्या अतार्किक। ठीक है ना। स्पून फीडिंग हो रही है, स्पून फीडिंग मत करो, सोचो, दिमाग पे जोर डालो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, आंसर्स खोजो, ढूंढो, मेहनत करो। ठीक है, अब आ जाओ आगे। 20 क्वेश्चन क्या है देखो, हिंदी में है, मैं लगवाता हूं, पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूं एक बारी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल, मैं समझा देता हूं आपको इंग्लिश में, हिंदी में। Environmental factors do not play any role in shaping an individual since growth of each individual is determined by his genetic makeup. This statement is, ठीक है। पूछ क्या रहा है देखो कि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं यानी कि जो वातावरण के कारक होते हैं वो कोई भी रोल प्ले नहीं करते इंडिविजुअल के शेपिंग में। यानी कि वातावरण जो है, देखो हिंदी में मैं समझा देता हूं आपको, कह रहा है कि वातावरण जो है वो, वातावरण की कोई भूमिका नहीं है। किस चीज में भूमिका नहीं है? वातावरण की भूमिका नहीं है। किसमें नहीं है? किसमें? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, व्यक्तित्व के विकास में, ऐसे समझ लो आप। इंडिविजुअल को शेप करने में का मतलब क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण की भूमिका नहीं है। ये लिख रहा है स्टेटमेंट में, मैं नहीं कह रहा ये। ठीक है, सिंस ग्रोथ ऑफ ईच इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय हिज जेनेटिक मेकअप, यानी कि क्यों नहीं है, क्यों ऐसा है, देखो क्यों ऐसा है पूछ रहा है, तो क्यों इसलिए कह रहा है क्योंकि सब कुछ किससे तय हो रहा है? जेनेटिक से, यानी कि अनुवांशिकी से तय हो रहा है। क्या कह रहा है कि सब कुछ जिससे जो तय हो रहा है वो किससे तय हो रहा है? अनुवांशिकी से निर्धारित है। अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था देखो, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो विकास है वो किससे निर्धारित होता है? इन दोनों की अन्योन्य क्रिया से, यानी कि एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों की अन्योन्य क्रिया से ये निर्धारित होता है। तो ऐसे में क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? आप बताओ। स्टेटमेंट तो गलत है। स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा था? हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि भाई डेवलपमेंट जो है, इस डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव किसका भी है? हेरिडिटी का भी है और किसका भी है? एनवायरमेंट का भी है। यानी कि अनुवांशिकता का भी प्रभाव है और साथ में वातावरण का भी प्रभाव है। यहां पे क्या कह रहा है कि वातावरण का तो कोई प्रभाव ही नहीं है, केवल और केवल किसका प्रभाव है? अनुवांशिकी का। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। अब इसमें हम देखते हैं, पहला लिखा है करेक्ट, तो करेक्ट तो है ही नहीं, पहला ऑप्शन ना भी पढ़े तो भी चलेगा। लिख रहा है करेक्ट सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस टू प्रूव दैट जेनेटिकल मटेरियल अलोन प्रेडिक्ट्स एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे अनुसंधान हुए हैं जिन्होंने बताया है कि केवल और केवल अनुवांशिकी जो है वही व्यक्ति का पूरा एक तरीके से विकास के बारे में प्रेडिक्शन कर सकता है, अनुमान लगा सकता है। नहीं। दूसरा है इनकरेक्ट सिंस एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट लिटिल इन एन इंडिविजुअल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दूसरा कह रहा है कि गलत है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट की भूमिका थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं है, बराबर है। एनवायरमेंट और जेनेटिक्स दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है इन जनरल सेंस, हम समझेंगे, भले विवाद जो मर्जी हो, है ना। तीसरा क्या है देखो, इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि there have been several researches to prove that environment can have a major influence on development। ये एकदम करेक्ट है। कई रिसर्चेज ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि एनवायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, किस पे? एक गहरा प्रभाव होता है उसका व्यक्ति के विकास में, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में। तो तीसरा स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि चौथा करेक्ट लिख रहा है तो करेक्ट तो है ही नहीं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और स्टेटमेंट गलत क्यों है ये देखो आप। तो स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि भाई बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी हैं जो ये मानती हैं, क्या? जो ये मानती हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। किस पे? एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो ये करेक्ट है। ठीक है, यानी कि मेजरली अफेक्ट करता है, गहराई से प्रभाव डालता है, ज्यादा प्रभाव डालता है। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी का सही हो जाएगा। अब एक चीज देखो, एक थिंकर हुए हैं व्यवहारवाद के जो जनक माने जाते हैं, वॉटसन। कौन से वॉटसन? जेबी वॉटसन। इनको क्या माना जाता है? व्यवहारवाद का जनक, यानी बिहेवियरिज्म का फादर, पिताजी हैं ये किसके? व्यवहारवाद के। ठीक, इन्होंने कहा
कि भाई अगर मुझे 1 दर्जन स्वस्थ मानसिकता के बच्चे दे दो, तो उनकी बिना बैकग्राउंड जाने, बिना उनकी क्षमता को जाने, बिना उनके माता पिता की क्षमता को पहचाने समझे, मैं उनको चाहूं तो डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पेंटर या भिखारी तक बना सकता हूं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट किसकी तरफ इशारा करता है? एनवायरमेंट के महत्व की तरफ ही तो इशारा करता है। क्या कहा इन्होंने कि भाई अगर मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो, जो क्या हो, स्वस्थ हो। याद रखना ये स्टेटमेंट पूछता है बहुत बार यूपी टेट वगैरह में, स्टेट वगैरह में, सीटेट में भी पूछा हुआ है। ठीक है, 12 बच्चे दे दो स्वस्थ वाले, तो वाटसन साहब उसको क्या बना देंगे? 12 बच्चों को, 12 बच्चों को बना देंगे, किसी को डॉक्टर, ठीक है, किसी को चाहे तो इंजीनियर, ये कहते हैं ऐसा, है ना, मैं नहीं कह रहा। किसी को कहते हैं कि सीए बना दूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी को कहते हैं कि जी मैं पेंटर बना दूंगा, उसको एमएफ हुसैन जैसा कर दूंगा, किसी को कहते हैं कि भिखारी भी बना दूंगा। कैसे बना दूंगा? केवल और केवल एनवायरमेंट के दम पे बना दूंगा। कहते हैं कि केवल और केवल उनको एक उपयुक्त एनवायरमेंट देकर, वातावरण देकर मैं ऐसा कर सकता हूं। तो ये क्या है, वातावरण का प्रभाव है या नहीं है? ये वातावरण के बारे में ही तो लिख रहे हैं। तो ये ध्यान रखना। देखो, व्यवहारवाद का जनक कौन? जल्दी से बताओ, हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? जेबी वॉटसन, राइट, जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन कौन है? व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। और जेबी वॉटसन और कौन है? क्या इनको हम पर्यावरणविद कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? पर्यावरण पर ये भरोसा रखते हैं कि नहीं? पर्यावरणवाद के भी जनक माने जाते हैं, पर्यावरणवाद के समर्थक माने जाते हैं। किसके समर्थक माने जाते हैं? ये पर्यावरणवाद, एनवायरमेंटलिस्ट थिंकर हैं ये। क्या है ये? एनवायरमेंटलिस्ट थिंकर हैं। ध्यान रखना, इन्वायरमेंटलिस्ट थिंकर हैं जेबी वॉटसन। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर 12 स्वस्थ मानसिकता के बच्चे लाकर दे दो, तो मैं उनकी बिना बैकग्राउंड जाने, बिना जेनेटिक्स को समझे, बिना उनकी व्यक्तिगत क्षमता के भी एक उचित वातावरण देकर उनको जो चाहूंगा उस रूप में विकसित कर दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का एक्सट्रीम व्यू है। एनवायरमेंट का क्या है? ये एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट माना जा सकता है, यानी कि सबसे ज्यादा एनवायरमेंट का इस पर एक तरीके से प्रभाव माना जा सकता है ना। वातावरण का ये एक तरीके से चरम विचार माना जा सकता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हेरिडिटी ही सब कुछ तय करती है। हम क्या तय करेंगे? हम कहेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही बराबर महत्व के होते हैं। ये गांठ बांध लो आप, कहीं भी क्वेश्चन आएगा ऐसा वाला तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट व्यक्ति के विकास में ज्यादा भूमिका निभाते हैं, दोनों मिलकर। ठीक है, विचारधारा अलग अलग है, कोई एनवायरमेंट को ज्यादा महत्व देता है, कोई हेरिडिटी को ज्यादा महत्व देता है। जैसे जॉन मिंडल है, उनका जो है प्रयोग पूरा का पूरा वो हेरिडिटी के महत्व की तरफ है। वॉटसन जैसे मैंने नाम लिया, इनका किस पर है? एनवायरमेंट के महत्व को स्थापित करने पर है। लेकिन हम बैलेंस व्यू लेकर चलेंगे, बीच का मत लेकर चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि भाई जितना इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट हेरिडिटी है। हेरिडिटी हमारी शारीरिक क्षमता को, हेरिडिटी हमारी इंटेलेक्ट को कुछ हद तक, जो जनरल इंटेलिजेंस जैसे स्पीयरमैन कहते हैं, उसको प्रभावित कर सकता है। हमारे रंग को, हमारे शरीर की बनावट को, हमारे आकार को, है ना, उसको प्रभावित कर सकता है। लेकिन एनवायरमेंट हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है। अगर हमें पोषण प्रॉपर नहीं मिलेगा, एनवायरमेंट प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो भी हम विकसित नहीं हो पाएंगे। और अगर हमारे अंदर नेचुरली एबिलिटीज नहीं होंगी तो भी हम विकसित नहीं हो पाएंगे। जय बोले वॉटसन, जेबी वॉटसन, जय भोले वॉटसन, बहुत बढ़िया। जी शिखर जी, जय भोले वॉटसन। चलिए आगे बढ़े भैया, एक क्वेश्चन और लाइए। कॉन्सेप्टवा रिवाइज हो रहा है कि नहीं आप लोगों का? जी बोलिएगा, कौन कौन इसमें से बिहार से? भाई इलेक्शंस भी कल से आ चुके हैं ना, अनाउंस हो चुके हैं, आचार संहिता लग गई है। तो बिहार वाले कौन कौन से हैं, यूपी वाले कौन कौन से हैं, बताएं थोड़ा, जब तक अगला प्रश्न आता है आपके सामने। पानी पी लो सर जी। अरे नहीं यार, पी लेंगे, अब पढ़ा लेते हैं थोड़ा और। पानी वानी ऐसे ही चल जाता है 2 घंटा, कोई दिक्कत ना है। समझ में आ रहा है ना आपको? केवीएस में आप पढ़ा रहे हो, आप बता रहे हो वीटी एकेडमी भिंड एमपी, तो कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी? अच्छा, बाबुल प्रीतम है बिहार से, बहुत बढ़िया। पास्ट वीडियो को डाउट कैसे क्लियर करें? इसी तरीके से अविनाश करेंगे जैसे बात कर रहे हैं आज। एक दिन डाउट सेशन भी रख लेंगे पास्ट वीडियोस पे, पास्ट क्लासेस पे आपकी। आप देख लो सारी क्लासेस, फिर होली के बाद एक लंबा डाउट सेशन रखेंगे, मैराथन क्लास रखेंगे, सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? पूजा रामचंदानी जी, बहुत बढ़िया है। खुशबू फ्रॉम बिहार, अच्छा जी। पूजा कुमारी भी बिहार से हैं, बिहार से अविनाश भी हैं, यूपी से ऋचा हैं, राजस्थान, एमपी, तमिलनाडु, साउथ के स्टेट से कौन कौन है? राहुल बिहार से हैं, यूपी ऋचा, आशीष कुमार
सर योर वे ऑफ टीचिंग इज रियली टू गुड। आशीष, आपका फीडबैक मैंने लिया था, आपने शायद लिखा था कि सर धीरे धीरे पढ़ाना, मैडम वाली क्लास में है ना, आपको लगा होगा कि वो क्लास भी मैं ही लाइव ले रहा हूँ, टीजीटी लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर वाली है ना, तो आपने शायद लिखा था कि भाई थोड़ा धीरे पढ़ाना सर। तो मैं समझ गया था कि पिछली वाली क्लास थोड़ी तेजी से भगाई थी मैंने, मतलब भगाई नहीं थी, मतलब बोला ज्यादा जल्दी जल्दी था समेटने के चक्कर में, और वो भी समेटते समय बोला था, बाकी तो पढ़ा तो हमने धीरे धीरे ही था। लास्ट में रिवाइज जब करा रहा था, रिकैप दिखा रहा था, तो वो ऐसे ही दिखा दिया जैसे कि एकता कपूर दिखाती है अपने सीरियल का रिकैप, तेजी से, है ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बातें बंद, क्वेश्चन चालू। आंध्र प्रदेश से कौन है? निशा है, निशा शेख। दिल्ली से यशोधरा मौर्य है। आप तो बहुत दूर के हो, हम भी दिल्ली में ही हैं। मतलब नजदीक से हो आप। चलो, बिहार से हैं पूजा कुमारी भी, दिल्ली से हैं प्रभा चंद्रा जी, गोरखपुर से हैं निवेदिता, हरियाणा से मौसम है। बहुत बढ़िया, पूरा देश है ना, पूरा देश देख रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। आप अलग अलग कोनों से हैं और सीजीएस के साथ जुड़े हुए हैं। कोई कुछ बच्चे सीजीएस ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं क्लास इस समय, और बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं आप लोग, वो cgscoaching.com की वेबसाइट पे देख रहे हैं अपने अपने प्रोफाइल से, जो लॉगिन प्रोफाइल है आप लोगों की। क्योंकि ये 7 to 9 आपका लाइव बैच भी था, तो आज हम लोग एक साथ ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन डिस्कशन जो था खूब समझ में आवत है, राजकुमार कहते हैं। बहुत बढ़िया है बालक। ओडिशा से हैं शांता त्रिपाठी, क्या बात है। हैदराबाद से हैं प्रेम प्रवर सिंह। मौसम एट चेन्नई, लेकिन हरियाणा से। अच्छा, मौसम भी चेन्नई में है, और शायद खुशबू चौरसिया भी चेन्नई से ही हैं। भिवानी, आज मैं 3-4 बार खुशबू चौरसिया का नाम ले गया, क्योंकि पिछली क्लास में उनके डाउट्स आ रहे थे और लग रही थी क्लास लाइव कि बहुत अच्छे डाउट्स थे, और काफी पढ़ा हुआ है उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में भी, मतलब साइंस के बारे में, सॉरी। अच्छा फीडबैक आया है उनका, इसलिए। ओम प्रकाश यादव, बलिया यूपी। इधर वंदना देवी यूपी। चलो 18 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ महिमा अग्रवाल, बहुत बढ़िया। हरियाणा से विजेंदर, एमपी से, और बीटी एकेडमी यूपी के हैं। एमपी देवरिया से जे.आर. अंसारी जी, देवरिया। बीएचयू से मैंने पढ़ाई की है, बनारस बगल में ही है। देवरिया के हमारे महाराज जी होते थे हॉस्टल के, इकबाल नारायण गोटू के। बेगूसराय से अमित कुमार ईश्वर जी। वेस्ट बंगाल से मेघा शॉ, बहुत बढ़िया। बिहार से नवल बाबुल प्रीतम, बेगूसराय से, क्या बात है। बेगूसराय है, बहुत है, दबंग होंगे आप। चलिए, अब अपना परिचय हम लोगों का होता रहेगा बीच बीच में, है ना। कानपुर से पारुल यादव हैं, यूपी से हैं कौन, कीर्ति पुरवाल जी। बिहार मुजफ्फरनगर से हम हैं, अविनाश जी। चलो किसी दिन रखते हैं ना, एक जो है मीटअप रखेंगे सभी बच्चों के साथ जल्दी ही। चलो क्वेश्चन देखो, 18 का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको डिस्कस करो। क्या है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। विकास के बारे में कौन सा, ये भाई दो ही विकल्प कैसे आए इसमें, तो उसको फिर से देखिए, 4 विकल्प लाइए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये। Which one of the following statement about development is correct? Development occurs at a different rate among different individuals. Development occurs डेवलपमेंट ऑकर्स एट डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मतलब कि विकास जो है, हालांकि आंसर मिल जाएगा हमें पहले वाले में ही, पहला में ही मिल जाएगा। इसमें ऑप्शन 2 कम आए हैं पिक्चर लेने में, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में छूट गया है शायद, लेकिन पहला ही आंसर मिल जाएगा, तो नहीं जरूरत है हमें ऑप्शंस की, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले का 18 का पहला ही आंसर है ना। डेवलपमेंट ऑकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, जो हमने पढ़ा था डेवलपमेंट के अंदर। क्या डेवलपमेंट के अंदर हमने पढ़ा था? इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी वैयक्तिक भिन्नता होती है विकास के अंदर। विकास के जब सिद्धांत हम पढ़ते हैं अलग अलग, कि भाई विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है, विकास के अंदर दिशा जो है वो निर्धारित होती है, या तो सेफेलोकॉर्डल यानी ऊपर से नीचे का क्रम होता है, या तो फिर सेंटर टू एक्सट्रीम यानी कि मध्य भाग से बाहरी छोरों की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ, इनवर्ट टू आउटवर्ड होता है, जिसको प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। तो उसी में हम पढ़ते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, विकास प्रेडिक्टेबल है यानी कि उसकी पूर्वानुमान की जा सकती है। वहीं पे हम पढ़ते हैं कि विकास में वैयक्तिक भिन्नता को शामिल किया जाता है, जिसका मतलब क्या था, हमने एक क्वेश्चन भी किया था अभी इसके पहले इस पे। इसका 2 मतलब है, इंटरपर्सनल यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और दोनों में विकास की गति अलग अलग होती है, विकास की प्रक्रिया अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से संपन्न होती है। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिविजुअल डिफरेंस वाला, कि हर बच्चा जो है अलग है, यूनिक है, विशिष्ट है अपने आप में, और इसीलिए विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। सबका जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, जो एबिलिटी है,
ठीक है, जो एबिलिटी है यानी योग्यता है, गति है, ये सब क्या है, ये सब सबकी अलग हैं। प्लस अभिरुचियां हैं, जैसे इंटरेस्ट है, हर बच्चे का इंटरेस्ट एक ही चीज में तो है नहीं, किसी का इंटरेस्ट फुटबॉल में है, किसी का पढ़ाई लिखाई में है, किसी का पता चला वीडियो गेम में है ना। तो अभिरुचि अलग अलग है, किसी का साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाने में है, किसी का इनोवेशन में है। ठीक है, तो इस तरीके से वातावरण सबके अलग अलग है। देखो, चाहे हम अलग अलग वातावरण का मतलब कि भाई कहाँ पे कौन सी भाषा है, कहाँ पे कौन सा एक तरीके से मान्यता है, कैसी संस्कृति है, क्या खान पान क्या है, सुविधाएं कैसी हैं, इन सब चीजों का असर पड़ता है ना। तो ये सब चीजें अलग अलग होती हैं, इसी से क्या तय होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस। और बुद्धि भी सबकी अलग अलग है। अगर हम देखें तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी क्या है, आईक्यू लेवल भी सबका क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा, 18 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, लेकिन हमने डिटेल में डिस्कस किए। कुछ और क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही बीच बीच में करेंगे। और ये सारे ही क्वेश्चंस जो आपके थे ना, वो कौन से थे, ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस थे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप बता सकते हैं, अपना कमेंट, अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कीर्ति पुरवाल मुंबई में है इस समय, लेकिन है यूपी से, बिल्कुल ठीक है। पूजा गौतम दिल्ली से हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है, आप लोग जुड़े हुए हो इतने दूर दूर से, है ना। बिहार मधुबनी से हैं राम सुगारत जी। सपना है सेकंड तो गलत है सर, हाँ सेकंड तो गलत ही है बेटा इसमें, और बाकी 3 भी गलत है। पहले में ही आंसर मिल गया, तो 2 ऑप्शन इसमें आए भी नहीं है, तो आपको 2 ही में से चुनना है। डेवलपमेंट ऑकर्स एट अ वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस एंड देन इट स्टॉप्स। ऐसा नहीं है ना, एकदम से तेज गति नहीं होती है, अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग गति होती है। जैसे हम मानते हैं कि भाई जो बच्चे का मानसिक विकास है वो जो है एडोलेसेंस में सबसे तेजी से होता है। अगर हम देखें तो अगर हम कहें कि बच्चे का जो एक तरीके से शारीरिक विकास है वो इन्फेंसी स्टेज जो स्टेज है, इन्फेंसी जो स्टेज है यानी कि जो एक तरीके से बेबीहुड पीरियड है, 0 से 2 साल की अवधि है, उसमें सबसे ज्यादा तेज गति से शारीरिक परिवर्तन होते हैं बच्चे में। तो भाई विकास के अलग अलग पक्ष अलग अलग उम्र में अलग अलग अवस्था पे अलग अलग गति से आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा ऑप्शन तो गलत है ही है। ठीक है, तो ठीक रहा आज का सेशन, मेरे ख्याल से इतना काफी है ना। तो आप लोग को अगर ठीक लग रही क्लास तो आप लोग जुड़े रहें, पढ़ते रहें, और वही वाली बात है ना कि चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर ना किया हो तो। थोड़ी सी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है भाई, है ना, पता नहीं चलता, मजे नहीं आता जब कम बच्चे देख रहे होते हैं क्लास तो, और मेहनत लगती है पूरी और देखते कम है, तो फिर फायदा सब लोगों को नहीं पहुंचता है, तो सबको लाभ मिले। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो आ गया पूरा, है ना। तीसरा क्या था, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इन अ फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड। तो गलत ही है ये, कह रहा है कि भाई डेवलपमेंट जो है अपने जन्म से लेके किशोरावस्था तक तो तेज गति से आगे बढ़ता है, बाद में पीछे की तरफ मुड़ जाता है, मतलब बच्चा फिर जवान होके फिर से बच्चा बन जाता है। तो ऐसा कहाँ होता है, बैकवर्ड थोड़ी चलता है वो। ठीक है, और लास्ट देर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई टू ऑपरेट ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, तो सीधी रेखा में आगे नहीं जाता, उतार चढ़ाव चलता रहता है, वही मैंने आपको पहले ही बताया, है ना। हटा दिया जाए प्रश्न। तो ये रही आपकी आज की क्लास, थैंक यू सो मच, है ना, इस क्लास में जुड़े रहने के लिए। आप लोग जिस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस तरीके से पार्टिसिपेट करे रहें, तो हम और आपके लिए काम करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, और हो सकता है कि होली के बाद कुछ मैराथन क्लासेस हम लेके आएंगे आपके लिए, जो कि ऑब्वियसली रात में होंगी। तो जो हमारी तरह रात्रिचर हैं, जो रात में जगने वाले लोग हैं, वो तैयार रहें, चाय पानी कॉफी लेके अपना। तो बहुत जल्द अनाउंस करने वाला हूं मैं कुछ ऐसा जो कि अपने आप में ही एक तरीके से क्रांतिकारी है, खासकर टीचिंग वाले जो चैनल्स हैं उसमें। ठीक, तो हम करेंगे क्या कि कुछ ऐसे भी हमारे जैसे लोग हैं जो रात्रिचर होते हैं, तो उनके साथ हम पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, कुछ ज्ञान लेंगे, कुछ ज्ञान देंगे, और इस तरीके से अपना विकास हम भी करेंगे, है ना, आप और हम। तो बहुत जल्द कुछ ऐसा हम लोग लेके आने वाले हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो आप लोग सपोर्ट करो, और एक कम से कम कमिटमेंट ये हो कि भाई हाँ 150-200 बच्चे कम से कम देखेंगे क्लास को लाइव रात में, तो फिर तो लाने का फायदा है। पता चला एक आप देख रहे हो और एक मैं पढ़ा रहा हूं, तो वही बात हो गई कि भाई सबसे अंतिम वाला एक कवि सम्मेलन हो रहा था, एक अंतिम में बता देता हूं कि अगर ऐसा होगा, मैं लाइव क्लास लेके आऊंगा, मान लो लंबी वाली 4 घंटे 5 घंटे वाली, जिसको हम आजकल देख रहा हूं यूट्यूब की कम्युनिटी में, तो क्या कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है मैराथन क्लास। तो मान लीजिए मैं भी वही कह दूं, चुरा के उनसे शब्दावली ले लूं और कहूं कि मैराथन क्लास लेके आता हूं, और मैं पढ़ा रहा हूं और एक बच्चा आप देख रहा है, आप में से कोई वही कमेंट किए जा रहा है, तो मजा नहीं आएगा, है ना। ना आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, ना मुझे अच्छा लगेगा पढ़ाने में, मेहनत भी कहीं ना कहीं जाया हो जाएगी। तो इसलिए उससे एक याद आता है कि एक कवि सम्मेलन हो रहा था, उस कवि सम्मेलन में बहुत सारे कवि आए हुए थे, आखिरी कवि मैं था। और जब मैं आखिरी कवि था तो मैंने देखा कि शुरू में तो बड़ी भीड़ भाड़ थी,
मुझे लगा कि इतनी भीड़ भाड़ में कविता सुनाने को मिलेगा, खूब तालियां मिलेंगी, आज तो मौज आ जाएगी और आगे से जो हमारा लिफाफा है उसका आकार बढ़ जाएगा, जहां भी बुलाया जाएगा वहां पे। इस उम्मीद में मैं बैठा हुआ था। जब तक मेरा नंबर आता काफी देर हो चुकी थी। जब मैं खड़ा हुआ मंच पे अपनी कविता सुनाने के लिए, तो मैंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ था, बाकी सब जा चुके थे सबको सुन के। अब इस चीज को देखकर मैं बड़ा परेशान हुआ, लेकिन साथ में एक कॉन्फिडेंस भी आया कि एक तो है जो सबके जाने के बाद भी रुका हुआ है मुझे सुनने के लिए, आखिर एक तो मेरी इज्जत करता है। तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई सब चले गए, आप क्यों रुके रह गए, आपने कविता क्यों नहीं सुनी? तो बोला कि भाई साहब आखिरी कवि मैं ही हूं, आपको गलत फहमी है कि आप आखिरी कवि हो, आखिरी कवि मैं ही हूं, आपके पास मेरा ही नंबर है। मतलब कि कोई दर्शक नहीं बचा था और आखिरी कवि जो था वही दर्शक दिख रहा था आखिरी के ठीक पहले वाले कवि को। तो ऐसी स्थिति ना होने पाए, इस चीज की गारंटी आप ले लो, पढ़ाने की गारंटी मेरी, मेहनत की गारंटी आपकी, तो मेहनत की गारंटी मेरी। क्लियर हुआ? हर विषय पे काम करेंगे और अब धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी आपके साथ। जो बच्चे आईएएस वगैरह के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको भी गाइड किया जाएगा। आखिर 6 साल अपनी जवानी के बिताए हैं आईएएस की तैयारी में, 2-2 बार इंटरव्यू फेस किया हुआ है आईएएस का, तो कुछ लाभ उसका भी मैं आप तक अगर पहुंचा पाऊंगा तो आई विल ट्राई टू डू दैट। ठीक है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन उसका मेरा ये होगा कि आप ही के साथ सिर्फ रहेगा, उसका कोई कमर्शियल ओरिएंटेशन नहीं हो पाएगा, ना मैं करना चाहता हूं। तो जो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी केवीएस में काम कर रहे हैं एंड दे वांट कि उनको गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहे जहां वो बैठे हैं वहीं से। जैसे कोई मदुरई में है, कोई चेन्नई में है, कोई बेंगलुरु में है, कोई पता चला बिहार में है, कोई एमपी में है, अलग अलग, कोई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में है। तो वो बच्चे जो है चाहते हैं, उन फोन पे मैसेजेस पे बात होती रहती है ना, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा हम लेके आएंगे कि आप अपनी नौकरी भी करते रहें जहां पे सिलेक्ट होके जाए टीचर बन के, और उसके बाद भी जीवन में बहुत कुछ आगे पाने के लिए है, जीवन तो एक ही है, तो उसमें भी कुछ अचीव करते रहें, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें लगातार। ठीक है, तो एक इस तरीके का प्लान है। अब बाकी आप लोग के ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर है, कितना आप लोग जुड़ते हो, कितना जोड़ते हो, और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुभ रात्रि आप लोगों को, है ना। खूब खुश रहो, खूब बढ़िया से मेहनत करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो। ठीक है, और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।